एक अध्याय 1 ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले से यात्रा करते हुए यू शियाओगांग का जुड़वां भाई बनना। अध्याय 1 ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले से यात्रा करते हुए यू शियाओगांग का जुड़वां भाई बनना। तियांदा साम्राज्य ड्वोनु महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देश है और तियांदा शहर तियांदा साम्राज्य की मुख्य राजधानी है। तियांदो शहर से कुछ ही दूरी पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पर्वतों में कई भयानक जानवर रहते हैं, साथ ही दुनिया से छिपे हुए अज्ञात संप्रदाय भी हैं। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीला उनमें से एक है। साम्राज्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक होने के नाते इस परिवार का व्यवहार बहुत ही कम महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। हालांकि एक बार जब कोई संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह गहरे पहाड़ों में इमारतों के इतने विशाल परिसर के अस्तित्व को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। शानदार इमारतें एक के बाद एक पंक्ति में बनी हैं, जिनमें नक्काशीदार बीम और रंग बिरंगी शहतीरें हैं, और ये शाही महल के आंतरिक प्रांगण से किसी भी तरह से कम आलीशान नहीं हैं। इस समय युवा मास्टर यू युवानजेन अपने चेहरे पर असहज भाव के साथ हॉल में चिंतित होकर चहलकदमी कर रहे थे। अपने बेटे की तुलना में, जो अपने चेहरे पर सब कुछ दिखाता है, संप्रदाय नेता यू ज़ेंटियन बहुत शांत दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी गहरी सिकुड़ी हुई भौहें और गीली हथेलियां उसके असली विचारों को उजागर कर रही थीं। वह मन ही मन खुद पर हंसने लगा। वह पहले से ही बूढ़ा था, तो पोते के जन्म पर उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही थी, जितनी तब हुई थी जब वह अपने बेटे के जन्म का इंतजार कर रहा था। दरवाजे के पीछे शयनकक्ष में एक आकर्षक दिखने वाली महिला नर्म बड़े बिस्तर पर लेटी हुई थी। यद्यपि उसका चेहरा सौम्य और सुंदर था, परंतु इस समय वह पसीने से लथपथ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय पूरे संप्रदाय का ध्यान उन पर है, क्योंकि उसके उभरे हुए पेट के अंदर ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले का भावी नेता हो सकता है। जन्म तो आज ही होगा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वह संभवतः ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो भविष्य में परिवार और यहाँ तक कि पूरे साम्राज्य के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित शक्तिशाली पशु आत्माओं पर भरोसा करते हुए ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय ने अपनी स्थापना के दिन से ही साम्राज्य की शीर्ष लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व किया है। परिवार में अनगिनत आत्मा डोलुओंस रहे हैं और उन्होंने अपनी ताकत के आधार पर बड़ी संख्या में साधना संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया है। यहाँ तक कि तियांदा साम्राज्य के शाही परिवार के भी इस परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, और यहाँ तक कि प्रभावशाली अकादमियों को भी उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ता है। शक्ति ही सब कुछ है। ये नियम न केवल साम्राज्य के भीतर मान्य है, बल्कि यह एक कठोर नियम है जिसका संप्रदाय में हर कोई सचेत रूप से पालन करता है। जब यू ज़ेंटियन ने सोचा कि कैसे उसने एक के बाद एक युद्ध जीते और सभी संदेहों को तोड़कर संप्रदाय के नेता का उत्तराधिकारी बना, तो वह गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इससे उन्हें थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, जो गर्म तवे पर चींटी की तरह घबराकर इधर उधर भाग रहा था। शांत हो जाओ। यदि तुम इतने उतावले हो तो भविष्य में संप्रदाय के नेता का झंडा कैसे उठा सकते हो? एक पिता के रूप में उनकी नज़र में उनका बेटा अभी भी कबीले के नेता की उपाधि पाने के योग्य होने से बहुत दूर है। न केवल उनकी प्रतिभा औसत दर्जे की है, बल्कि उनका स्वभाव भी स्थिर नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे ब्लू लाइटनिंग तानाशाह संप्रदाय का नेतृत्व करके अन्य परिवारों को पछाड़ना और तियांदा साम्राज्य या यहाँ तक कि पूरे डोलुओ महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय बनना तो दूर की बात है, उसके लिए अपने वर्तमान संप्रदाय की रैंकिंग को बनाए रखना भी शायद मुश्किल होगा। भले ही संप्रदाय अब उच्च आत्माओं में है, केवल यू ज़ेंटियन ही जानता है कि वर्तमान स्थिति कितनी गंभीर है। 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक हाओटियन संप्रदाय ने हमेशा अपने ब्लू लाइटनिंग तानाशाह संप्रदाय को दबाकर रखा है। हालांकि हाल के वर्षों में इसने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है और युवा लोग बहुत शक्तिशाली हैं, और उनमें से 2 एक साथ बाहर आ गए। पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियां बटोरने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति तांग जियाओ का जन्म न केवल पूर्ण आत्मिक शक्ति के करीब प्रतिभा के साथ हुआ था, बल्कि उन्होंने कुछ समय पहले ही स्तर 28 आत्मिक शक्ति की दहलीज को भी पार कर लिया था। तुम्हें पता है, वह केवल 11 साल का है। उभरते सितारे तांग हाओ ने 6 साल की उम्र में क्लियर स्काई हैमर की भावना को जगाया। यह अफवाह है कि उनकी प्रतिभा तांग जियाओ से भी अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ हो? न केवल हाओतन संप्रदाय, बल्कि अपेक्षाकृत कमजोर 7 खजाने वाले ग्लेज्ड संप्रदाय ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। संप्रदाय के नेता निंग हुआइजिन एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और उनकी साधना की गति साम्राज्य के अन्य शीर्ष गुरुओं से कहीं अधिक है। यह अफवाह है कि उनके सबसे बड़े बेटे निंग फैंगजी उनसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन निंग हुआइजिन भी काफ़ी सक्षम हैं और हाल ही में शाही परिवार के बहुत करीब रहे हैं, जिससे निंग फैंगजी को शाही सम्राट से गहरा प्यार मिला है। मुझे डर है कि शाही समर्थन के साथ निंग फैंगजी भविष्य में 3 संप्रदायों में से अंतिम बनकर संतुष्ट नहीं होगा। युवांजन संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों की तुलना अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों से करने से खुद को नहीं रोक सका। जितना अधिक वह तुलना करता, उतना ही अधिक वह भौचक्का रह जाता। चाहे ताकत की बात हो या क्षमता की, इसमें बहुत बड़ा अंतर है।
संप्रदाय के भविष्य के विकास के बारे में चिंताओं ने भी यूजेंटियन को अपने अजन्मे पोते से अधिक उम्मीदें रखने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार समान शक्ति वाले संप्रदायों के बीच अंत में जिसकी तुलना की जा रही है वह ताज़ा खून है, दूसरे शब्दों में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या। यदि इस बार बहुप्रतिभाशाली संतान को जन्म दे सके तथा उसे परिवार का वंश विरासत में मिले तथा उसे अच्छी शिक्षा मिले तो ये परिवार के आगे बढ़ने की आशा बन सकती है। लेकिन कई घंटे बीत गए और बेडरूम में कोई हलचल नहीं हुई। क्या कोई दुर्घटना हो सकती है? यूजेंटियन अभी पूछने ही वाला था कि अचानक उसने एक दर्दनाक कराह सुनी। उसके बाद एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ जल्दी ही एक आवाज़ से दो में बदल गई। पता चला कि वे जुड़वां बच्चे थे। ये पैदा हो गया है, ये पैदा हो गया है। दाई उत्साह से दौड़कर बाहर आए और संप्रदाय प्रमुख तथा युवा संप्रदाय प्रमुख को बधाई दी। बधाई हो संप्रदाय गुरु, बधाई हो युवा गुरु, ये जुड़वां लड़कों की जोड़ी है। यूजेंटियन दिल खोलकर हंसा। मेरा ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय बहुत महान है। ये दोनों पोते सही समय पर आए। युवानजेन भी इस समय अच्छे मूड में था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिस्तर पर आ गया। पत्नी, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, पीली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें नई मां बनने की खुशी से भरी हुई थीं। उसने अपनी बाहों में छोटे छोटे कपड़ों का एक जोड़ा पकड़ रखा था, जिसके अंदर दो गुलाबी गालों वाले बच्चे लिपटे हुए थे। वह आगे बढ़ा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसके गालों से पसीना पोंछने लगा। आपके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद याओ ए। इसके बाद वह बच्चे को गोद में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सके और उसकी तारीफ करते हुए बोले, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। यू परिवार के पुरुष हमेशा से ही सुंदर, विद्वान और वीर भावना वाले रहे हैं। इस बच्चे को अपने माता पिता की खूबसूरती विरासत में मिली है। यूजेंटियन फिर कमरे में चला गया और एक और बच्चे को उठाया। दबंग दबंग, ये बच्चा भविष्य में एक महान आदमी बनेगा। ऐसा लगता है कि मेरे यू परिवार को उत्तराधिकारी मिल गया है और मुझे अपने उत्तराधिकार के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी मिल गया है। इस समय रिकॉर्ड रखने का काम देखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर सबसे पहले दोनों संप्रदाय के गुरुओं को बधाई दी। तब उसने पुनः पूछा, गुरुजी, मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों युवा गुरुओं को क्या नाम दिया जाना चाहिए। यूजेंटियन ने एक पल सोचा और दो ऐसे नाम सुझाए जो लोगों की उम्मीदों से परे थे। बस उसे यू जियाओगैंग या यू जियाओली कहो। युवानजेन थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या जियो वाला नाम लड़के के लिए कम प्रभावशाली होगा? यूजेंटियन ने परवाह नहीं की और समझाया, आप क्या जानते हैं, सादा नाम इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे दिखावटी दिखें। ये नाम कठोर लग सकता है, लेकिन जब वे भविष्य में दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि ये दबंग नहीं है। चून की कबीले का नेता बोल चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। युवानजेन को भी लगा कि उन्होंने दो अच्छे नाम सोचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और संप्रदाय के स्तंभ बनेंगे। बुजुर्ग ने कलम और कागज निकाला और आदरपूर्वक वंश वृक्ष में दोनों नवजात शिशुओं के नाम लिख दिए। इसके बाद युवानजेन अपने प्रत्यक्ष वंशजों को बलि चढ़ाने और पूर्वजों को सांत्वना देने के लिए पैतृक मंदिर में ले जाएगा। युवा मालिक की पत्नी, जो प्रसव के कारण थकी और कमजोर थी, के लिए भी आराम की उचित व्यवस्था की गई तथा दोनों शिशुओं को देखभाल के लिए अगले शयन कक्ष में भेज दिया गया। जल्द ही शयन कक्ष में केवल एक ही महल की नौकरानी रह गई और कमरा अचानक शांत हो गया। उसके ध्यान में आए बिना ही पालने में लेटे बच्चे, जिसका नाम अभी अभी युशियाओली रखा गया था, ने अचानक अपनी आंखें घुमाईं। यद्यपि उसके लिए अपनी आंखें खोलना अभी भी कठिन है, लेकिन इससे उसके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई नहीं जानता था कि अभी अभी किसी दूसरी दुनिया से एक आत्मा समय और अंतरिक्ष से यात्रा करके युशियाओली नामक एक शिशु के शरीर में पहुंची है। नीली बिजली तानाशाह कबीले, क्या ये डोलुओ महाद्वीप के एक संप्रदाय का नाम नहीं है? ऐसा लगता है कि मैं समय में यात्रा करके उस उपन्यास तक पहुंच गया हूं जो मुझे अपने पिछले जन्म में बहुत पसंद था। युशियाओली संभवतः पहले व्यक्ति नहीं थे जो एक क्षण अपने फ़ोन पर उपन्यास पढ़ रहे थे और अगले ही क्षण समय में यात्रा करते हुए उपन्यास में चले गए। लेकिन एक शिशु के शरीर में सीधे प्रवेश करने का अनुभव अभी भी उन्हें जादुई लगता था। जब उसने यू शियाओगांग नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी का जुड़वां भाई बन गया है। यू शियाओगांग डोलुओ दुनिया का सबसे अनोखा पात्र है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत दुख और बहुत खुशियां देखीं। जाहिर है कि उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन अंत में वे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में विफल रहे। अपराधी जिसने ये सब किया, निस्संदेह उसकी उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स थी। लुओ सानपाओ, एक शिशु के रूप में उनके लिए अपने पिछले जीवन के उपन्यास के बहुत सारे विवरणों को याद करना स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। जल्द ही यू शियाओली को थकान महसूस हुई और वह गहरी नींद में सो गई। अध्याय 2 भाई जिनके व्यक्तित्व बहुत अलग हैं। अध्याय 2 भाई जिनके व्यक्तित्व बहुत अलग हैं।
घास हरी हो गई है और पक्षी चहचहा रहे हैं और पलक झपकते ही 2 साल बाद वसंत आ गया है। यू परिवार के बच्चे पहाड़ों में उगने वाले छोटे पेड़ों की तरह हैं। हवा चलने पर वे बड़े हो जाते हैं। आज की कक्षा एक बुनियादी आत्मा शक्ति कक्षा है जिसे कबीले के दूसरे कमांडर द्वितीय दादा यू युवानहाई द्वारा पढ़ाया जाता है। कक्षा शुरू होने से पहले यू शियाओगांग पहले से ही अच्छे कपड़े पहनकर कक्षा के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर कि कक्षा का समय समाप्त होने वाला था, यू शियाओली हवा के झोंके की तरह दूर से दौड़कर आए। यू युवानहाई ने जब दोनों बच्चों को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वे दोनों बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। यद्यपि दोनों ने ही भव्य मखमली कोट पहन रखे थे, एक सिर से पैर तक बहुत ही अव्यवस्थित था जबकि दूसरा अस्त व्यस्त था। ये स्पष्ट था कि जियाओली अभी अभी कहीं से खेलकर लौटा था। उसकी पैंट पर कीचड़, कंधों पर मकड़ी के जाले और सिर पर एक छोटा सा पत्ता था। अफसोस, भले ही परिवार के मुखिया ने कहा था कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो वह असाधारण था, क्या यह एक आशाजनक भविष्य जैसा लगता है। इससे पहले कि यू युवानहाई कुछ कह पाता, यू शियाओगांग ने अपने भाई की छवि पर असंतोष व्यक्त कर दिया। क्या तुम हर दिन खुद को गंदा करना बंद कर सकते हो? तुम्हारी माँ बाद में तुम्हें दोषी ठहराएगी। जियाओली को पता था कि सबसे बड़े पोते के रूप में यू जियाओगांग हमेशा अपने कार्यों से असंतुष्ट रहता था। हम अब भी उसे नीची नज़र से देखते हैं। अब उसके अहंकारी रवैये से मूर्ख मत बनो, भविष्य में मास्टर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं होगी। डोलुओ महाद्वीप के 3 शीर्ष संप्रदायों में से एक के रूप में यू परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान वह है जिसका कई लोग सपना देखते हैं। यू परिवार के भविष्य की आशा बन पाना भी वह सौभाग्य है जिसकी समय यात्री चाहत रखते हैं। दोनों भाई बचपन से ही अपने परिवार के प्रशिक्षण का केंद्र रहे हैं और उन्हें विभिन्न विषयों में व्यवस्थित शिक्षा मिलनी शुरू हो गई थी। दैनिक जीवन में विभिन्न भौतिक स्थितियों का उल्लेख नहीं करना, भले ही बच्चा भोजन के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, परिवार उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। यू शियाओली को लगा कि इतने अधिक संसाधनों के बावजूद यदि वह स्वयं कुछ न कर सके तो यह अस्वीकार्य होगा। लेकिन यू शियाओगांग ने परिवार को क्या दिया? परिवार की विश्व प्रसिद्ध शीर्ष पशु आत्मा ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स को उसकी प्रतिभा द्वारा रूपांतरित किया गया और वह लुओ सानपाओ बन गया, जो केवल डकार और गैस छोड़ सकता है। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि गंदा और मोटा लुओ सानपाओ, जो अपने गोला बारूद को फिर से भरने के लिए सफ़ेद मूली पर निर्भर था, वास्तव में लंबे और शक्तिशाली ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स का एक उत्परिवर्तित संस्करण था, जिसमें उत्कृष्ट बिजली के गुण थे जिसने हजारों महिला प्रशंसकों को मोहित कर दिया था। अन्य लोगों की मार्शल आत्माएं या तो जहर या आग का उपयोग करती हैं, लेकिन आपकी आत्मा पाद का उपयोग करती है। क्या ये परिवार द्वारा दी गई जन्मजात परिस्थितियों की बर्बादी नहीं है? हालांकि केवल यू जियाओली को पता था कि दूसरों की नज़र में ये बेकार मार्शल आत्मा वास्तव में उत्परिवर्तन की सही दिशा थी। हालांकि लुओ सानपाओ नीली बिजली वाले टायरानोसोरस रेक्स में तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास मजबूत बनने का एक और तरीका है। स्वर्ण पवित्र ड्रैगन। ये ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स से कहीं बेहतर अस्तित्व है। पवित्र प्रकाश विशेषता हमले की तुलना में बिजली विशेषता क्या है? चूंकि वह यू शियाओगांग का जुड़वां भाई बन गया है, इसलिए यू शियाओली की अपनी मार्शल आत्मा संभवतः लुओ सानपाओ रूप से बच नहीं पाएगी। ये पशु आत्मा उस प्रकार की होती है जो प्रारंभिक अवस्था में कमजोर होती है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में असीम रूप से मजबूत होती है। जब तक उसे एक ही प्रकार की पशु आत्माओं को निगलने और विलय करने का समय दिया जाता है, तब तक भविष्य में उसे निश्चित रूप से डुओलू महाद्वीप के स्वामियों के बीच एक स्थान मिलेगा। यदि आपको किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है तो वह है प्रारंभिक चरण में धीरे धीरे विकास करना, जिसे सामान्यतः स्थिर खेलना और लापरवाही से नहीं खेलना कहा जाता है, और इसे समय पर छोड़ देना। हमारी ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स आत्मा पूरे महाद्वीप में सबसे आक्रामक जानवर आत्मा है। ये सबसे उन्नत जानवर आत्मा रक्त रेखा है। यू युवानहाई ने ब्लैकबोर्ड पर तेजी से लिखते हुए दमदार आवाज में समझाया। यू शियाओली ने केवल ब्लैकबोर्ड पर सामग्री पर नज़र डाली और पाया कि उनमें से अधिकांश बुनियादी आत्मा मास्टर ज्ञान थे जिसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। क्या ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स शक्तिशाली है? उनके मन में ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स से अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति वाली आत्माओं की संख्या संभवतः इतनी अधिक है कि उसे 2 हाथों से गिनना कठिन है। उसने यू शियाओगांग की ओर देखा, जो सीधा बैठा हुआ था और ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदुओं को लिख रहा था। ये बहुत उबाऊ है। मैं अपने पिछले जन्म में पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कक्षा में चुपके से उपन्यास पढ़ता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समय यात्रा के बाद भी मैं कक्षाओं में भाग लेने से बच नहीं सकता। आपको ये भी दिखाना होगा कि आपकी आंखें जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से भरी हैं, जिसके लिए काफ़ी उच्च अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन एरी की आवाज़ धीमी और चुंबकीय है, सबसे अच्छी लोरी की तरह। तो यू जियाओली स्वाभाविक रूप से सो गई। पीछे मुड़कर ये दृश्य देखकर यू युवानहाई के माथे पर नसें उभर आईं। क्लास के तुरंत बाद नींद आ रही है। जब आप अभी खेलने के लिए बाहर गए थे तो आपकी सारी ऊर्जा कहाँ चली गई?
युवान हाई ने चुपचाप आह भरी। भूल जाओ, हर किसी का अपना भाग्य होता है। सौभाग्य से अगली पीढ़ी के लिए 2 वारिस हैं। अगर जियाओली वास्तव में इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है तो। उसने यू शियाओगांग की ओर देखा जो उसके बाईं ओर बैठा था और राहत की सांस ली। वे दोनों छोटे बच्चे हैं, लेकिन यू शियाओगांग व्याख्यान नोट्स को बहुत गंभीरता से कॉपी कर रहा है। वे दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं, तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? युवान हाई ने अपनी निगाहों पर नियंत्रण रखा ताकि वह यू शियाओली को न देखे और आज की कक्षा शुरू कर दी। बूम! जैसे ही कक्षा समाप्ति की घंटी बजी, यू शियाओली तुरंत उठ बैठा, मानो उसने पूरी कक्षा की बात आज्ञाकारी ढंग से सुनी हो। युवान हाई जानता था कि यद्यपि वह अभी भी कक्षा में था, परंतु उसकी आत्मा न जाने कहाँ उड़ गई थी। आज कक्षा के बाद जाने में जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें आत्मा गुरुओं की शक्ति के मूल्यांकन के मानकों पर शीर्षक से एक निबंध लिखने का कार्य दूंगा। क्या अभी भी होमवर्क करना बाकी है? यू जियाओली का चेहरा अचानक उतर गया। दूसरे मास्टर के चले जाने के बाद कक्षा में शांति छा गई, केवल यू शियाओगांग की कलम की नोक से सरसराहट की आवाज आ रही थी। यू शियाओली ने खिड़की से बाहर देखा, अपना सिर खुजाते हुए बेचैनी से। उसने चुपके से अपने भाई के होमवर्क पर नजर डाली। जन्मजात आत्मिक शक्ति आत्मा गुरु साधना के प्रारंभिक बिंदु और क्षमता को निर्धारित करती है, और जन्मजात आत्मिक शक्ति मार्शल आत्मा की गुणवत्ता और माता पिता की आत्मिक शक्ति से संबंधित होती है। भाई चीप, आप सड़क को संकीर्ण कर रहे हैं। यू शियाओली पुराने सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष पर अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। दुनिया के ज्यादातर लोग इस सिद्धांत से सहमत हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग भविष्य के भाई को नीची नज़र से देखते हैं। अगर यह केवल वंशानुगत है और उत्परिवर्तित नहीं है तो यह मजबूत कैसे हो सकता है? पीढ़ी दर पीढ़ी ये केवल कमजोर होता जाएगा। इसके अलावा जन्मजात आत्मिक शक्ति ही सब कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। स्वूश! जब यू शियाओली का ध्यान भंग हुआ तो अचानक बाहर से एक शटलकॉक उड़कर आया। वह तेज तर्रार और फुर्तीले थे और उन्होंने शटलकॉक को इस तरह से पीछे की ओर मारा कि प्रतिद्वंद्वी को उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। पलक झपकते ही शटलकॉक को पुनः पीछे की ओर धकेल दिया गया। इस बार वह अच्छी तरह से तैयार थे और बिच्छू की पूंछ की तरह उन्होंने शटलकॉक को गति दी और उसे खिड़की से बाहर खींच लिया। विपरीत दिशा में स्थित आंतरिक संप्रदाय का शिष्य दाली और दाली से कुछ वर्ष बड़ा था, इसलिए जब उसने जवाबी किक मारी तो उसने थोड़ी अधिक ताकत लगा दी। यू शियाओली के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, इससे पहले कि शटलकॉक उसके ऊपर से उड़कर यू शियाओगांग के ठीक सामने आ गिरा। टकराना! यू शियाओगांग, जो पहले से ही यू शियाओली को इधर उधर देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अब अपना गुस्सा और नहीं रोक सका। उसने मेज पर जोर से पटक दिया और खड़ा हो गया। कक्षा में खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इस अचानक विस्फोट से यू शियाओली चौंक गई। क्या ये व्यक्ति पागल है? क्या इतना गुस्सा होना जरूरी है? यू शियाओगांग ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उतना ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने शटलकॉक उठाया और उसे कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब शटलकॉक के मालिक ने यह दृश्य देखा तो वह हालांकि अनिच्छुक था, लेकिन शर्म के मारे वहां से चला गया। आखिरकार वह कबीले के नेता का सबसे बड़ा पोता और कबीले के नेता का भावी उत्तराधिकारी है। वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यू शियाओली भी अपने भाई की हरकतों से क्रोधित हो गया और बोल पड़ा, हन, तुम अद्भुत हो, तुम बहुत महान हो। यदि तुम्हारी मार्शल आत्मा उत्परिवर्तित हो गई तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तुमने क्या कहा? यू शियाओगांग ने उसे घूर कर देखा। उसके लिए ये दुनिया के सबसे क्रूर अभिशाप के बराबर था। उसकी गुस्से भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए यू शियाओली पलटी और कक्षा से बाहर चली गई। इस बच्चे का लोगों को गाली देने का तरीका बहुत अनोखा है। रेस्तरां में दोपहर का भोजन का समय हो गया था। जैसे ही यू शियाओगांग अंदर आया, उसने देखा कि यू शियाओली ने अपना आधा खाना पहले ही खा लिया था। हालांकि आज कक्षा में कुछ विवाद हुए, लेकिन यू शियाओगांग बड़ा भाई था, इसलिए उसने फिर भी अपना भोजन लिया और अपने छोटे भाई के बगल में बैठ गया। अपने बड़े भाई को देखकर यू शियाओली मुस्कुराता हुआ आया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। भैया, आज का जीव जंतु का मांस स्वादिष्ट नहीं है, क्यों न मैं तुम्हें दे दूं? सबसे बड़े भाई के मना करने की प्रतीक्षा किए बिना खुरदुरे जानवर के मांस के 2 बड़े टुकड़े यू शियाओगांग के सामने धकेल दिए गए। भाई, तुम्हें पता है कि मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, तुम मुझे ये सब्जियां खाने में मदद क्यों नहीं करते जिन्हें मैंने छुआ तक नहीं है? यू शियाओगांग ने उन सब्जियों को देखा जो उसके सामने लगभग एक पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी, और खाने से पहले ही उसका चेहरा हरा हो गया। यू शियाओली के कटोरे को फिर से देखने पर पता चला कि सब कुछ सावधानी से चयनित सुगंधों से भरा हुआ है। बचपन से ही यू शियाओगांग हमेशा एक गंभीर व्यक्ति रहा है और हमेशा शियाओली की खाने की आदतों की आलोचना करता है। इसलिए जियाओली ने बस वह सारा खाना फेंक दिया जो वह नहीं खाना चाहता था। तुम्हें उस खाने को संजोकर रखना चाहिए, इसलिए मैं वह सब तुम्हें दे दूंगा।
इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यू शियाओली ने फिर से आत्मसंतुष्ट भाव दिखाया और मूली के कुछ टुकड़े उठा लिए। अरे बड़े भाई, ज्यादा सफ़ेद मूली खाओ। इसे पहले से ही इसके बारे में जानकारी लेने का एक तरीका समझो। सफ़ेद मूली क्यों? यू शियाओगांग ने अपने सामने रखी मूली को देखा और गहरी सोच में डूब गया। #3 अध्याय 3 युद्ध की कला को परिष्कृत करना। अध्याय 3 युद्ध की कला को परिष्कृत करना। अगले दिन, यह अभी भी हर दिन सुबह के शिक्षण का समय था, लेकिन आज कक्षा से पहले दूसरे मास्टर यू युवानहाई ने पहले 2 लोगों के होमवर्क की समीक्षा करने का फैसला किया। यू शियाओगांग द्वारा हस्ताक्षरित होमवर्क साफ सुथरी लिखावट में लिखा गया था, जिसमें क्लासिक से उद्धरण थे और शब्दों की संख्या कई हजार तक पहुंच गई थी। यू शियाओली का होमवर्क न केवल टेढ़ी लिखावट में लिखा था, बल्कि वह पूरा पेज भी नहीं भर पाया था। यू युवानहाई लगभग फटने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। यदि आप यू शियाओली के लेख को गहराई से नहीं पढ़ते हैं और केवल कागज और लिखावट को देखते हैं, तो आपको वास्तव में संदेह होगा कि क्या उन्होंने इसे गंभीरता से लिया था। हालांकि एक बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यद्यपि यू शियाओली का लेख छोटा है, लेकिन ये संक्षिप्त और सटीक है। ये बिना किसी खींचतान के कुछ ही शब्दों में सीधे मूल बिंदु पर पहुंच जाता है। इसके विपरीत, यद्यपि यू शियाओगांग के लेख में सही दृष्टिकोण है, लेकिन लंबे लेख में केवल एक ही दृष्टिकोण है, वह ये कि जो पुस्तक कहती है वही करें और जो एरी सिखाती है उसे सीखें। इस दृष्टिकोण को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यू युवानहाई अच्छी तरह से जानता है कि जब वह मजबूत हो जाएगा और बाहर की बड़ी दुनिया को देखेगा, तो उसे अंततः महसूस होगा कि पुस्तकों से प्राप्त अनुभव सीमित है। जियोलाई का दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट और व्यवस्थित है, मानो किसी तेज चाकू ने एकदम सटीक विश्लेषण किया हो। क्या ये संभव है कि यह बालक साधना में लाखों में एक प्रतिभाशाली हो? उन्होंने अपने आश्चर्य को दबाया और हमेशा की तरह आज की कक्षा शुरू की। लंच ब्रेक का समय हो चुका था और यू युवानहाई कक्षा से बाहर जाने ही वाला था कि यू शियाओली ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। दूसरे मास्टर, मैं आपसे लड़ना सीखना चाहता हूँ। हो, यू युवानहाई आश्चर्यचकित था। आपको यह विचार क्यों आया? आप जानते हैं, लड़ाई आमतौर पर आदिवासियों के लिए अपने शरीर को मजबूत करने के तरीकों में से एक है और किसी ने भी शारीरिक कौशल के अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया है। आखिरकार, यू परिवार में हर कोई कम से कम स्तर 5 की जन्मजात आत्मिक शक्ति के साथ पैदा होता है और यहाँ तक कि स्तर 9 की प्रतिभाएं भी असामान्य नहीं हैं। इसके अलावा, उसके पास अपनी खुद की ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स आत्मा है। चाहे लड़ाई कौशल कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे इसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। मार्शल आत्मा की साधना और उसके स्वरूप को परिपूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शारीरिक आक्रमण शक्ति का पीछा करना, क्या ये घोड़े के आगे गाड़ी जोतने जैसा नहीं है? जियोली, आपका वर्तमान कार्य मूल बातों का अध्ययन करना और भविष्य में अपनी मार्शल भावना को सुचारू रूप से जागृत करना है। आपको अन्य चीजों से खुद को विचलित नहीं करना चाहिए। यू शियाओली ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे मास्टर, मुझे लगता है कि हमारे परिवार की वर्तमान प्रशिक्षण पद्धति में कुछ गड़बड़ है। दूसरे मास्टर को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने डांटा, तुम इतने छोटे हो और फिर भी बकवास कर रहे हो। बताओ मुझे क्या समस्या है? यू जियाओली ने शांति से कहा। पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि एक आत्मा गुरु के खिलाफ लड़ते समय अकेले मार्शल स्पिरिट पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। आखिरकार, दुश्मन कठोर नहीं है। ये जानते हुए भी कि वह जीत नहीं सकता, उसके लिए सीधे लड़ना असंभव है। यदि शत्रु जानबूझकर मेरे लाभों से बचता है और मेरी कमजोरियों का फायदा उठाता है, तो चाहे मेरी आत्मिक शक्ति कितनी भी अधिक हो या मेरी मार्शल आत्मा कितनी भी मजबूत हो, उसका क्या फायदा है? भले ही आप अपनी मार्शल स्पिरिट एडवांटेज पर भरोसा करके जीत जाएं, लेकिन आप अपनी स्पिरिट पावर को समाप्त कर सकते हैं और खुद को खतरे में डाल सकते हैं। युद्ध के लिए दक्षता की आवश्यकता होती है, न कि क्रूर बल की। इन शब्दों ने यू युवानहाई को पूरी तरह से चौंका दिया, इसलिए नहीं कि बच्चे के विचार बेतुके थे, बल्कि इसलिए कि उसने जो कुछ कहा वह सब सच था। मुझे याद है कि जब मेरी टीम एक मिशन पर थी, तो दुश्मनों ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। दुश्मन के पास हमसे दुगने लोग थे और उनमें से आधे आत्मा के स्वामी थे जो युद्ध में कुशल थे। यदि उनके उत्कृष्ट युद्ध कौशल और लड़ने और पीछे हटने की उनकी क्षमता नहीं होती, तो शायद आज कोई सोल डोलुओ यू युवानहाई नहीं होता। वह ये नहीं भूल सके कि उनके लगभग 90% मित्र, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, उस युद्ध में मारे गए। एक छोटा बच्चा सिर्फ एक वाक्य में ये बताने में सक्षम था कि हमारे पूर्वजों ने खून और आंसुओं के माध्यम से क्या सबक सीखा था। जियाओ ली, आज तुमने मुझे एक के बाद एक आश्चर्य दिए। ये सोचकर यू युवानहाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए यू शियाओली से कहा, यदि आप लड़ना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आओ। दोनों एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। ये पहाड़ 100 मील के भीतर सबसे ऊंचा शिखर था। पहाड़ के बीच से ऊपर की ओर बादलों और धुंध ने उसे ढक रखा था, जिससे पहाड़ की चोटी को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। यदि आप लड़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले एक मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
मैं पहाड़ की चोटी पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अंतहीन पहाड़ी रास्ते को देखते हुए यू शियाओली ने अनुमान लगाया कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में कम से कम आधा दिन लगेगा। ओह, मैं ये बताना भूल गया कि पहाड़ पर चढ़ने की एक समय सीमा होती है जो सूरज ढलने पर खत्म हो जाती है। अगर आप अंधेरे तक ऊपर नहीं चढ़ पाए तो आप मार्शल आर्ट सीखना छोड़ सकते हैं। हमें गति बढ़ानी होगी। जैसे ही यू शियाओली एक कदम बढ़ाने वाला था, उसे अचानक अपनी पीठ पर वजन महसूस हुआ। लगभग 50 किलोग्राम वजन का एक बड़ा पत्थर उस पर दबाव डाल रहा था। योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको इसे अपनी पीठ पर उठाना होगा। यू शियाओली ने दांत पीसते हुए पूछा, क्या कोई अन्य प्रतिबंध भी हैं? अब और नहीं, पहले तुम धीरे धीरे चढ़ो, मैं पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहने के बाद एरी वास्तव में थोड़ा चिंतित था। वह कुछ मिनटों तक चुपचाप हवा से देखता रहा, यू शियाओली को लड़खड़ाते हुए लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ कदम दर कदम पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते हुए देखकर यू युवानहाई ने मजाक करना बंद कर दिया और गंभीर हो गया। तो फिर मुझे देखना है कि तुम कितने दृढ़ निश्चयी हो। अगले ही पल यू युवानहाई पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। उसने एक बड़ी चट्टान ढूंढी जहां बैठकर वह आसपास के नज़ारे का आनंद लेने लगा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते और जब सूरज डूबने लगा तो आसमान हल्का लाल हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चा बहुत थक गया था और आधे रास्ते से ही वापस घर भाग गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह खतरे में था? ये देखकर कि सूरज ढलने वाला था, यू युवानहाई अब और शांत नहीं बैठ सका। वह मुड़ा और यू शियाओली की तलाश में पहाड़ी सड़क पर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। बूम! बहुत जोरदार धमाका हुआ, एक विशाल चट्टान के गिरने की आवाज आई। यू शियाओली लाल चेहरे के साथ सूर्यास्त से पहले आखिरी क्षण में पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। दूसरे मास्टर, क्या आप मुझे अब लड़ना सिखा सकते हैं? यू युवानहाई ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना वचन निभाता हूँ। समय तेजी से बीतता गया और लगभग 4 वर्ष बीत गए। जियो ली, आज की युद्ध कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम जल्द ही मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह आयोजित करेंगे। क्यों न हम 2 दिनों के लिए कक्षा बंद कर दें? नहीं, मैं अभी भी टिक सकता हूँ। यू शियाओली वहीं खड़ा था, हौंफ रहा था और वह लंबे वाक्य भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसकी नवजात मांसपेशियों की रूपरेखा को देखते हुए यू युवानहाई मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा कि इस बच्चे की दृढ़ता आम लोगों से परे थी। उस समय मैं उससे छुटकारा पाने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उसे मनाने के बारे में सोचा और उसे कुछ तरकीबें सिखाईं। लेकिन 2 दिनों के भीतर ही वह इस कठिनाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और हार मान ली। मार्शल आर्ट सीखने से पहले यू शियाओली की शैली को देखते हुए यह उचित लगता है। अप्रत्याशित रूप से ये छोटा लड़का न केवल दृढ़ रहा, बल्कि दैनिक प्रशिक्षण कार्यभार को भी पार कर गया। कभी कभी मुझे प्रशिक्षण रोकने की पहल करनी पड़ती थी, इस डर से कि वह अत्यधिक थकान के कारण घायल न हो जाए। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वह युद्ध कौशल, शारीरिक फिटनेस और दृढ़ता के मामले में अपने साथियों से आगे निकल गया था। मुझे डर है कि अकेले मुट्ठी और पैरों के मामले में, यहाँ तक कि यू परिवार के वयस्क आंतरिक शिष्य भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हाल ही में समाप्त हुए उपकरण प्रशिक्षण को ही लें। जियाओली सैकड़ों किलोग्राम सुरक्षात्मक गियर पहनने और तेजी से झूलते लक्ष्यों के बीच हल्के से चलने में सक्षम था। एक क्षण में वह केवल एक हिट के साथ एक सैंडबैग को रोकने में सक्षम था। यहाँ तक कि लगभग 20 स्तर का आत्मा गुरु भी आत्मा शक्ति का उपयोग किए बिना ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। प्रशिक्षण के बाद दोनों एक साथ खाना खाने के लिए चले और यू शियाओगांग से मिले जो खाना खा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में यू शियाओगांग और उसके भाई दोनों की लंबाई काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन वह अपने छोटे भाई की तुलना में थोड़ा पतला दिखता है। यद्यपि दोनों भाई आमतौर पर बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेते थे, लेकिन यू शियाओगांग प्रत्येक अतिरिक्त मार्शल आर्ट अभ्यास से पहले ही प्रशिक्षण छोड़ देता था। बाहरी लोग सोच सकते हैं कि द्वितीय मास्टर यू युवानहाई पक्षपाती है और शियाओगांग और शियाओली के साथ अलग व्यवहार करता है। वास्तव में कुछ साल पहले जब जियाओली ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, उसके कुछ समय बाद ही यू युवानहाई ने यू जियाओगांग को साथ में मार्शल आर्ट सीखने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि इस प्रस्ताव को यू शियाओगांग ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। उनका कारण सरल था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी दृष्टि में मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से अपरंपरागत थी और इसका साधना पर कोई प्रभाव नहीं था। क्योंकि पुस्तक में सिद्धांत कहा गया है, जन्मजात आत्मिक शक्ति की मात्रा आत्मा स्वामी की भविष्य की क्षमता को निर्धारित करती है और अंत में व्यक्तिगत शक्ति को मापने का एकमात्र मानदंड भी है। इस मानक का निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति को उसके वंश के आधार पर दी गई प्रतिभा से होता है। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले में किसी व्यक्ति की साधना का स्तर और भविष्य के विकास की संभावनाएं पूरी तरह से संप्रदाय के साधना पथ के उसके गहन अभ्यास पर निर्भर करती हैं। जितनी जल्दी आप अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी मार्शल आत्मा के ड्रैगन रूप को परिपूर्ण कर लेंगे। मार्शल आत्मा की आक्रमण शक्ति और बिजली के गुण उतने ही अधिक होंगे और आप उतने ही मजबूत बनेंगे।
युवा पीढ़ी के लिए मार्शल स्पिरिट जागरण समारोह इस महीने के अंत में आयोजित किया जाएगा, जो कि 10 दिन से भी कम समय दूर है। खाने और सोने के अलावा यू शियाओगांग अब हर दिन अपने शरीर में आत्मा शक्ति के मार्गों की बार बार समीक्षा करने में अपना समय बिताता है। उम्मीद करता है कि उसकी मार्शल आत्मा जागृत होने के बाद वह जल्द से जल्द अपनी शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत करने में सक्षम होगा। उसके हृदय में उसे संप्रदाय के शिष्यों की 3 पीढ़ियों में प्रथम स्थान प्राप्त करना है तथा उसका लक्ष्य साम्राज्य में स्थान प्राप्त करना है, जिसका दायरा व्यापक है तथा प्रतिस्पर्धा भी अधिक तीव्र है। जैसा कि उसके दादाजी ने उसके जन्म के समय उम्मीद की थी, यू शियाओगांग, ये 3 शब्द पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं। विगोरमैन। अब पुरुषों की सेना 10 घंटे तक, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 94 गुना #4 अध्याय 4 आत्मा जागरण समारोह सभी संप्रदाय देख रहे हैं। अध्याय 4 आत्मा जागरण समारोह सभी संप्रदाय देख रहे हैं। आत्मा जागृति समारोह से एक दिन पहले, जियोली, तुम्हारी मार्शल आत्मा कल जागृत हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें एक दिन आराम करने की जरूरत नहीं है? कोई बात नहीं, द्वितीय मास्टर। आपको बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं आपको हराकर घेरे से बाहर न निकाल दूं। ये बच्चा सचमुच आत्मविश्वासी है। युवानहाई को याद नहीं आ रहा था कि उसने शियाओली के साथ कितनी बार लड़ाई की थी। यद्यपि वह अभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहा था, फिर भी कई वर्षों के अभ्यास के बाद उसकी प्रगति निस्संदेह बहुत बड़ी थी। शुरू से ही अपने आप को छूना एक पास माना जाता था, फिर अपने पैरों को हिलाना एक जीत माना जाता था, और अब यह एक सफल चुनौती बन गई है जब आप आधे मीटर के व्यास वाले सर्कल से बाहर निकलते हैं। यू युवानहाई, जो मार्शल आर्ट में निपुण है, के लिए ये स्थान यू शियाओली को हराने के लिए पर्याप्त है। दूसरे मास्टर, सावधान रहें। यू जियाओली अंततः आगे बढ़ी। क्या आप इस बार बगल से और पीछे से हमला करने जा रहे हैं? यू शियाओली, जिसने बहुत अनुभव अर्जित किया था, ने एरी की दृष्टि के अंधे स्थान को सटीक रूप से पाया और अचानक गति बढ़ाकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। दूरी कम करने के बाद उसने अपने बाएं पैर से जमीन को ऊपर उठाया और अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। यू युवानहाई अपने आप को रोक नहीं सका और चुपके से अपना सिर हिलाया। क्या आप एक ही झटके में लड़ाई खत्म करने के लिए विस्फोटक शक्ति पर भरोसा करना चाहते हैं? यह अभी भी बहुत भोलापन है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यू शियाओली ने हमला करने के लिए अपना पैर नहीं उठाया, बल्कि अपने बाएं पैर के बल पर जमीन पर धक्का देकर हमले का कोण बदल दिया। जमीन से एक बल उठा और हवा की आवाज के साथ एक तोप का प्रहार यू युवानहाई की बाईं पसली पर लगा। यू युवानहाई को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के पीछे आंखें हैं। उसका दाहिना हाथ उसकी बाईं पसली के नीचे से बाहर आया और मुट्ठी पकड़ ली। यू शियाओली ने समय रहते अपनी चाल बदली और अपने दाहिने हाथ से एरी की कलाई पर पंजा मारा। एक बार जब उसकी कलाई पकड़ ली जाती है, तो यू शियाओली संभवतः अपने लॉकिंग कौशल का उपयोग करके यू युवानहाई के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को मोड़ देगा। यू युवानहाई ने अपनी कलाई पकड़े जाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने बाएं हाथ से जियाओली की गर्दन पकड़ ली। एक बार जब उसने उसे पकड़ लिया, तो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी या मौत उसके अपने फैसले पर निर्भर करेगी। यू शियाओली ने झुककर पंजे के हमले को चकमा दिया और आसानी से घातक हमले को निष्प्रभावी कर दिया। हालांकि चूंकि उसका बायां हाथ अभी भी मजबूती से बंधा हुआ था, इसलिए तेजी से दूरी बढ़ाना और नया हमला करना असंभव था। इस मामले में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए पीछे हटकर दूरी कम कर ली तथा अपनी दाहिनी कोहनी को आगे बढ़ाकर आयरन माउंटेन लीन चाल चली। यदि यह हमला काम करता है, तो उसकी वर्तमान ताकत के साथ यह एरी को घेरे से बाहर धकेलने के लिए पर्याप्त होगा। यू युवानहाई के पास अपने शरीर को दूसरी दिशा में झुकाते हुए दोनों हाथों से यू शियाओली की कोहनी को धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एरी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आखिरकार बदल गया। ये वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था। जबकि प्रतिद्वंद्वी अभी भी स्थिर नहीं हुआ था, यू शियाओली ने अपनी बाईं मुट्ठी से मुक्का मारा और उसी समय अपने दाहिने हाथ से दूसरे मास्टर के लेपल के सामने पहुंच गया। यू युवानहाई के पास बचने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए उसे दोनों हाथों से अपनी मुट्ठी पकड़नी पड़ी, जबकि यू शियाओली ने अपने दाहिने हाथ से एरी की बेल्ट पकड़ ली। उसी समय वह आगे बढ़ा और अपनी सारी ताकत को एक बड़े प्रहार में बदल दिया। यू युवानहाई को अपने निचले शरीर को स्थिर करना पड़ा और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए गिरने के बल का उपयोग करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह आधा कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दूसरे मास्टर, आपने सीमा पार कर ली है। यू युवानहाई ने शियाओली की निगाह का अनुसरण किया और देखा कि उसके दाहिने पैर की एड़ी वास्तव में घेरे के किनारे पर मजबूती से टिकी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय के लिए ये खेल खेल सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़के को कम आंका था। यू युवानहाई ने हंसते हुए कहा, हाँ, इस बार आप जीत गए। बहुत बढ़िया। यू शियाओली 3 फीट ऊपर उछला, एक छोटे तेंदुए की तरह उत्साहित जिसने अपने जीवन की पहली लड़ाई जीती हो। अभी प्रतियोगिता के दौरान यू युवानहाई को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी लड़ाकू का सामना कर रहा हो। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद जियाओली गति, शक्ति और कौशल के मामले में किसी वयस्क से कम सक्षम नहीं है।
वह केवल गर्व करने पर ही यह बचकानापन दिखाता है, जिससे लोगों को यह एहसास होता है कि वह अभी भी एक अपरिपक्व बच्चा है। ठीक है, आज की लड़ाई की कक्षा यहीं समाप्त होती है। जाओ, नहा लो, खाना खाओ और फिर मेरे साथ अपने दूसरे और तीसरे चाचा का अभिवादन करने आओ। कबीले की रक्तरेखा की मार्शल भावना का जागरण हमेशा से ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आखिरकार, इसका मतलब है कि संप्रदाय के भीतर ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स मार्शल स्पिरिट रक्तरेखा की निरंतरता और नई ताकतों का जन्म। लेकिन इस वर्ष का मार्शल आत्मा जागरण सामान्य से कहीं अधिक जीवंत है, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह भव्य है। यहाँ तक कि त्योहारों या बलि समारोहों के दौरान भी ऐसा भव्य दृश्य नहीं होता। संप्रदाय में संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों से लेकर साधारण बाहरी शिष्यों और सेवकों तक सभी को उनके अपने कार्य सौंपे जाते हैं। कुछ सामाजिक समूह भी थे जिनके संप्रदाय के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध थे, और उन्होंने भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। यहाँ तक कि देश भर से आए शिष्य जो परिवार के हितों के लिए दूर दूर तक काम कर रहे थे, वे भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए संप्रदाय में लौट आए। संप्रदाय के नेता यूजेंटियन ने पहले ही इस जागृति समारोह को एक बड़ा आयोजन बनाने का मन बना लिया था और इसे ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में देखा था। बेशक, इसमें अन्य दो प्रमुख संप्रदायों के सामने अपनी ताकत दिखाने का भी गहरा अर्थ निहित है। आखिरकार, सीधे युद्ध शुरू किए बिना ये तरीका सबसे अच्छी तरह से अपनी ताकत को उजागर कर सकता है। इस बार उसने अपनी सारी उम्मीदें यू शियाओगांग और यू शियाओली पर लगा रखी हैं। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो 90% उम्मीदें यू शियाओगांग पर टिकी थीं। एक बार जब यू शियाओगांग ने ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स को सफलतापूर्वक जगा दिया, तो वह यू शियाओगांग को संप्रदाय का खजाना, ड्रैगन स्केल सॉफ्ट आर्मर, इनाम के रूप में देगा। आखिरकार, भावी संप्रदाय नेता बनने की कतार में सबसे आगे रहने वाले के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास के दौरान उसका जीवन बचा रहे। हर कोई दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह भविष्य का सोल डोलुओ बनेगा और ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले को गौरव की ओर ले जाएगा। यू शियाओगांग स्वयं आत्मविश्वास से भरा हुआ है। समारोह से पहले के दिनों में उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान सीखने के लिए कक्षा में जाना बंद कर दिया था, तथा यहाँ तक कि अपना दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण भी बंद कर दिया था। उसने संप्रदाय की आत्मशक्ति संचालन विधियों को पहले से ही कंठस्थ कर लिया था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मशक्ति को स्वतः संचालित होने दे सकता है। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स की आत्मा की कल्पना उसके दिमाग में अनगिनत बार उभरी है। उसे पूरा विश्वास था कि जब तक वह अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर लेगा, उसे आत्मा गुरु के दायरे तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। मार्शल आत्मा जागरण समारोह शुरू होता है। संप्रदाय के सबसे सम्मानित बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में घोषणा की और विशाल महल में शांति छा गई। इसके बाद एक प्राचीन संगीत की प्रस्तुति हुई जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। संगीत इतना भव्य और शानदार था कि लोगों को गंभीरता का एहसास हुआ। जैसे जैसे संगीत बजता गया, नीले बादल धीरे धीरे आसमान में इकट्ठा होने लगे और अंततः एक नीले गुंबद में विलीन हो गए। बादलों के बीच चांदी की चापें हल्की सी टिमटिमा रही थीं। कोई भी समझदार व्यक्ति एक नज़र में बता सकता है कि आकाश को ढकने वाला यह अद्भुत दृश्य ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय का खजाना है। ये आसमान को ढकने वाले छाते का भी परिणाम है, जिसे साम्राज्य की रक्षा के सबसे मजबूत साधन के रूप में जाना जाता है। इसकी विशाल शक्ति के कारण इसे एक बार लॉन्च करने की संसाधन खपत चौंका देने वाली है, इसलिए ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय इसे दूसरों को आसानी से नहीं दिखाएगा जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो। जहाँ तक उस प्राचीन संगीत की बात है, तो हो सकता है कि वह किसी अन्य अज्ञात प्राचीन गुप्त खजाने से आया हो, जिससे पता चलता है कि ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय का वर्षों से गहरा आधार रहा है। इस भव्य समारोह से न केवल समारोह देख रहे साधारण शिष्य अचंभित रह गए, बल्कि वीआईपी सीटों पर बैठे लोग भी फुसफुसाने लगे। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट कबीले ने इस बार वास्तव में बहुत निवेश किया है। मुझे डर है कि उन्हें इस भव्य समारोह के लिए कई वर्षों में जमा की गई संपत्ति खर्च करनी पड़ेगी। आकाश को आकार देने वाला छाता, हाँ, मैंने इसके बारे में पहले केवल सुना था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यह वास्तव में असाधारण है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह संगीत प्रसिद्ध 1000 Years Bell से आया है, जो बहुत पहले लुप्त हो चुका है। शीघ्र ही बादल छट गए, संगीत बंद हो गया और महल में शांति छा गई। बीच में ऊंचे मंच पर यूजेंटियन ने भीड़ से बाहर निकलकर सबसे पहले समारोह देखने आए मेहमानों का स्वागत किया। अब मार्शल आत्मा जागृति आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय में जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे शिष्य पंक्ति में खड़े हो जाएं और आगे आएं। सबसे बड़े बेटे और पोते यू शियाओगांग पंक्ति में सबसे पहले थे। उन्होंने निर्देशों का पालन किया और आत्मा पत्थरों द्वारा बनाए गए घेरे में प्रवेश किया और क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा। यूजेंटियन ने अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय किया और उसके शरीर से एक डोलुओ स्तर की आभा उठी। उसके पीछे नीली धुंध इकट्ठा हो गई, जिससे एक विशाल नीली टायरानोसोरस रेक्स छाया बन गई।
उसकी आंखों से शुरू होकर बिजली की चांदी की चापें उसके पूरे शरीर में फैलने लगीं। उसकी आभा और भी मजबूत होती गई और उसके पीछे टायरानोसोरस रेक्स की छाया और भी ठोस होती गई। यूजेंटियन ने अपनी तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाया और यू शियाओगांग के माथे पर थपथपाया। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर यू शियाओगांग का शरीर बदलने लगा। उसके शरीर पर वही नीली धुंध छा गई, जो इस बात का सबसे अच्छा सबूत था कि वह यू परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। जैसे जैसे धुंध धीरे धीरे घनी होती गई, उसकी मार्शल आत्मा का आकार भी धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक सुअर उसके पीछे दिखाई दिया। इससे भी अधिक अस्वीकार्य बात यह है कि क्रिस्टल बॉल से पता चलता है कि यू शियाओगांग की आत्मा शक्ति स्तर 1 की केवल आधी है। यदि वह इस स्तर पर आत्मा मास्टर बन भी जाए तो भी वह संभवतः सभी आत्मा मास्टरों में सबसे कमजोर होगा। उद्धरण चिन्ह। महल में मौजूद हर व्यक्ति ने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोक ली और फिर वहां कोलाहल मच गया। हर कोई इतने लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन परिणाम ये है। यूजेंटियन, जो उसके सबसे करीब था, ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके चेहरे का रंग बदल गया। मार्शल आत्मा में परिवर्तन हो गया है। एक बेकार मार्शल आत्मा। ये वास्तव में एक बेकार मार्शल आत्मा है। किसी ने चिल्लाकर यू शियाओगांग को जगाया, जो अभी भी सदमे में था। जन्मजात आत्मा शक्ति केवल आधे स्तर पर है। एक राजसी और शक्तिशाली ड्रैगन प्रकार की मार्शल आत्मा एक सुअर जैसी उपस्थिति में परिवर्तित हो गई है। उद्धरण चिन्ह। एक क्षण के लिए दर्शकों के बीच हल्की सी चर्चा की आवाज गूंजी। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने यू शियाओगांग इतना शर्मिंदा था कि वह वहां और अधिक समय तक नहीं रुक सका। वह पलटा और बेहोशी की हालत में महल से बाहर भाग गया। जियाओगांग, मां शेन याओ जल्दी से उसके पीछे भागी। अपने भाई को अपना चेहरा ढककर जाते हुए देखकर, भले ही उसे पहले से ही इस अंत की उम्मीद थी, यू शियाओली को अभी भी अपने दिल में दुख हुआ। इस समय उसने यू जेंटियन को अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हुए और शांत होने का नाटक करते हुए उसका नाम पुकारते हुए सुना। जियोलिय, अब तुम अगले हो। #5 अध्याय 5 बर्बाद 2 उत्परिवर्तित मार्शल आत्माएं। अध्याय 5 बर्बाद 2 उत्परिवर्तित मार्शल आत्माएं। यूजेंटियन कभी नहीं सोच सकता था कि यू शियाओगांग के पास एक बेकार मार्शल आत्मा थी। उनके रक्त संबंध को देखते हुए वह उनके सबसे बड़े पोते हैं और इन बच्चों में उनका वंश सबसे मजबूत होना चाहिए। संसाधन आपूर्ति के दृष्टिकोण से वह जो कुछ भी खाता और उपयोग करता है वह साम्राज्य में सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता है। प्रशिक्षण की तीव्रता से देखते हुए संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, डोलुओं की उपाधि वाले बुजुर्गों और चाचाओं और ताओं ने बचपन से ही उनका सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया है। यदि एक योग्य नागरिक को इतने संसाधन भी दे दिए जाएं तो वह एक औसत आत्मा गुरु को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जियाओगांग, इस बच्चे ने अपने संप्रदाय की ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स आत्मा को भी जागृत नहीं किया है और उसकी आत्मा शक्ति केवल स्तर 0.5 है। यद्यपि मार्शल आत्मा उत्परिवर्तन असामान्य नहीं थे, फिर भी यू जेंटियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कम संभावना वाली घटना उसके पोते के साथ घटित हुई, जिससे उसे बड़ी उम्मीदें थीं, और यह उत्परिवर्तन एक कमजोर दिशा में था। राजसी टायरानोसोरस रेक्स एक मोटे सुअर में बदल गया। नीचे बैठे मेहमानों को देखकर हल्की हलचल हुई और यू जेंटियन ने तुरंत यू शियाओली को देखा, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। सौभाग्य से यू परिवार के उत्तराधिकारी के लिए अभी भी एक उम्मीदवार है। भले ही जियाओगांग एक बेकार मार्शल आत्मा है, अगर जियाओली सफल हो जाती है तो उसका चेहरा अभी भी वहां होगा। यू जियाओली स्थिर खड़ी रही और यू जेंटियन ने भी अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके जियाओली के माथे पर अपनी तर्जनी उंगली रखी। पूरी प्रक्रिया वास्तविक समय में दोहराई गई लग रही थी। इस बार यू जेंटियन अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें यू शियाओली पर टिकी थीं। उनके आसपास के सभी ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले के बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। युवानजेन के माथे पर थोड़ा पसीना भी था। नीली धुंध के संघनित होने के बाद साथ में एक सुअर भी दिखाई दिया। अब यू जेंटियन शांत नहीं रह सका। उसका चेहरा उदास था, मानो पानी टपकने वाला हो। दर्शकों की फुसफुसाहट से उसे शर्म महसूस हुई, इसलिए उसने उनकी ओर से पीठ फेर ली। यू परिवार के 2 सबसे होनहार उत्तराधिकारियों ने 2 सुअरों की मार्शल आत्माओं को जगाया। घटनाओं की दिशा में आए उतार चढ़ाव ने भी लोगों को अधिक जोर से बोलने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग इस दुर्लभ स्थिति पर आश्चर्यचकित थे जो एक ही बार में 2 बार घटित हुई। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीला अब सचमुच बदकिस्मत है। क्या ये ठीक है? कुछ लोग खरबूजे खाकर खुश होते हैं। आज की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मुझे एक दुर्लभ अच्छा शो देखने को मिला। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट कबीले के कुछ प्रतियोगी भी वहां थे जो व्यंग्यात्मक तरीके से हंसने लगे। हे 2 बेकार लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इतने सारे संसाधनों का उपयोग करने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि ब्लू लाइटनिंग तानाशाह संप्रदाय में अभी भी 3 प्रमुख संप्रदायों में नंबर 1 होने का दावा करने का साहस कैसे हो सकता है। सभी की आलोचना सुनने के बाद भी युवानजेन ने हार नहीं मानी।
वह आगे बढ़ा और ध्यान से यू शियाओली की आत्मा शक्ति का मूल्य जांचा। परिणाम ने उसे और भी हताश कर दिया। यू शियाओगांग के पास अभी भी प्रथम स्तरीय आत्मा गुरु की कम से कम आधी आत्मा शक्ति है, जबकि यू शियाओली की आत्मा शक्ति प्रथम स्तरीय आत्मा गुरु की शक्ति का केवल 5वां हिस्सा है। स्तर 0.2 आत्मिक शक्ति। यदि हम इसका आकलन करें तो क्या यह आत्मिक शक्ति से रहित एक नश्वर प्राणी नहीं है? रिकॉर्डिंग का काम जिस बुजुर्ग व्यक्ति के जिम्मे था, उसकी कलम इस समय हवा में लटकी हुई थी। रिकॉर्ड करना मुश्किल था, नहीं रिकॉर्ड न करना आसान था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि इसे लिख लिया जाए तो क्या ये परिवार का शर्मनाक इतिहास नहीं होगा? अंत में यू ज़ेंटियन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। युआन जेन, जियाओ ली को नीचे ले जाओ। आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए यू ज़ेंटियन ने अपने बेटे को निर्देश दिए। उनका स्वर आग्रह से भरा था। जागृति पुरस्कार के बारे में सोचते हुए, जिसे उसने विशेष रूप से तैयार किया था, ड्रैगन स्केल सॉफ्ट आर्मर, उसे और भी अधिक कड़वाहट महसूस हुई। ठीक इसी तरह यू युवानजेन ने यू शियाओली को लिया और जल्दी से महल से बाहर चला गया। यू शियाओली पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत शांत रही। यद्यपि वह सतह पर शांत दिखाई दे रहा था, परंतु वास्तव में वह इस समय बहुत उत्साहित था। आत्मा शक्ति स्तर 0.2। हालांकि यह स्तर 0.1 की ऊपरी सीमा नहीं है, फिर भी यह एक दुर्लभ उच्च प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों की तैयारी ने मुझे निराश नहीं किया। पशु आत्मा लुओ सानपाओ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रारंभिक बिंदु कम है और क्षमता अधिक है, या दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक बिंदु जितना कम होगा, क्षमता उतनी ही अधिक होगी। हालांकि वह खाने में बहुत ही नखरेबाज लगता था, लेकिन असल में वह जानवरों के मांस के सबसे अच्छे हिस्से खाता था। सार की निरंतर पूर्ति के कारण ही उसके शरीर में आत्मा शक्ति लगातार संकुचित होती रही, जिससे उसे अपेक्षाकृत कम प्रारंभिक आत्मा शक्ति मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली। शरीर को संयमित करने के लिए युद्ध कौशल पर निर्भर रहना आत्मिक शक्ति के संपीड़न के लिए एक मजबूत वाहक प्रदान करता है। एक स्प्रिंग की तरह, जब उसे अत्यधिक दबाया जाता है तो वह वापस उछलते समय भयानक बल के साथ फट जाती है। बड़े भाई की निराशा का स्रोत यह है कि वह अपनी खुद की पशु आत्मा को नहीं समझता है। अपने परिवार से विरासत में मिली आत्मा शक्ति साधना पद्धति लुओ सानपाओ के लिए बाल्टी में एक बूंद की तरह है। ये कहा जा सकता है कि वर्षों से उनके प्रयास व्यर्थ रहे हैं। इस पशु आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है भक्षण। चरण दर चरण अभ्यास करने के बजाय यादृच्छिक रूप से एक ही स्तर की एक जानवर आत्मा को अवशोषित करना बेहतर है। यदि आप उच्च स्तर की जानवर आत्मा को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप आसानी से अपने दायरे में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शायद शुरुआती चरणों में परिवार की ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स भावना मुश्किल से मेरी विकास दर के साथ रह सकती है, लेकिन मध्य और बाद के चरणों में, विशेष रूप से जब डोलुओ शीर्षक के प्रभाव की बात आती है, तो लुओ सानपाओ पूरी तरह से टायरानोसोरस रेक्स को पीछे छोड़ देगा। एक बार जब लुओ सानपाओ एक सुनहरे पवित्र ड्रैगन में विकसित हो जाता है, तो इस मार्शल आत्मा की लड़ाकू प्रभावशीलता में भी जबरदस्त परिवर्तन आएंगे। जब तक आत्मबल पर्याप्त है, आप निर्बाध दिव्य आक्रमण कर सकते हैं। आगे के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हुए यू शियाओली ने समझा कि अब अभ्यास और संपीड़ित आत्मा शक्ति को संचित करने पर ध्यान केंद्रित करने का महत्वपूर्ण क्षण था। ये सोचते हुए उसने दूर तक अपनी नज़र डाली। पीछे पहाड़। यू शियाओगांग शर्म से महल से बाहर भाग गया और जंगल में कूद गया। वह एक पत्थर से टकराया और जमीन पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। वास्तव में उसकी मानसिकता पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी जब उसने देखा कि उसकी मार्शल आत्मा एक सुअर थी। उसके दादाजी के निराश चेहरे का भाव, मेहमानों का निर्दयी उपहास, उसके पिता का आश्चर्य और उसकी मां के आंसू मिलकर एक ऐसी प्रचंड शक्ति बन गए जिसने उसके आत्मसम्मान को बादलों से खींचकर अंतहीन रसातल में पहुंचा दिया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती किसी तेज धारदार ब्लेड से कट गई हो और दर्द बहुत भयानक था। इतने सालों की कड़ी मेहनत, दिन रात पढ़ाई और प्रशिक्षण अब मजाक बन गया है। आज के बाद वह भविष्य के सांप्रदायिक गुरु का नामित उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक बेकार मार्शल आत्मा और स्तर 1 से कम के प्रारंभिक आत्मा शक्ति मूल्य के साथ पैदा हुआ है, उसे बेकार के रूप में वर्णित करना शायद एक कम आंकना होगा। यू शियाओगांग जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा परेशान होता। अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसे संप्रदाय द्वारा त्याग दिया जाएगा। उसके दादा और माता पिता, जो कभी उससे प्यार करते थे, उसके लिए अजनबी हो जाएंगे। जियोगैंग, तुम कहाँ हो? यह मेरी माँ की आवाज़ थी, वह मुझे ढूंढने आई थी। यू शियाओगांग ने उठने के लिए संघर्ष किया और शेन याओ ने उसे देख लिया। वह दौड़कर आए और अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। जियोगैंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? माँ का गर्म आलिंगन सबसे अच्छा रामबाण था, जिसने तुरंत यू शियाओगांग की उदासी को दूर कर दिया। यू शियाओगांग, जो उसकी बाहों में था, उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ करना। मूर्ख बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया।
चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और शियाओली हमेशा अपनी माँ का खून और मांस ही रहोगे। इन शब्दों ने यू शियाओगांग के दिल में गहरे डर को चकनाचूर कर दिया और उसके आंसू फिर से फूट पड़े। देखो बच्चे, तुम फिर क्यों रो रहे हो? शेन याओ ने एक रुमाल निकाला और उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से उसके आंसू पोंछे। अफसोस, तुम दोनों बच्चे सचमुच बदकिस्मत हो। तुम्हारे भाई के जागरण के नतीजे भी आ गए हैं। मुझे बाद में उससे मिलने जाना है। यू जियाओली को ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स आत्मा को सफलतापूर्वक जागृत करना चाहिए था, है ना? मेरा भाई। यू शियाओगांग की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखकर शेन याओ ने धीरे से आह भरी। मैंने नौकरों से भी सुना है कि जियाओली की योग्यता आपकी तुलना में कमतर लगती है। मुझसे भी अच्छा नहीं। आखिर क्या हो रहा है? उसकी मां के शब्दों ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया और उसके छोटे भाई यू शियाओली की उदासीन नज़र अचानक उसके दिमाग में घूम गई। यद्यपि बचपन से ही उन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बहुत अलग था, फिर भी मैं हमेशा से उसे नापसंद करता रहा। लेकिन मैं ये सब देखकर कितना भी दुखी क्यों न हो, मेरा छोटा भाई अब ऐसी स्थिति से जूझ रहा था। उसकी योग्यताएं भी मेरी जितनी अच्छी नहीं थीं। मुझे डर था कि मेरा छोटा भाई, जो मेरे जितना दृढ़ निश्चयी नहीं था, इस दबाव को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। यह असंभव नहीं है कि समय आने पर वह उग्र हो जाए और कोई अविवेकपूर्ण काम कर बैठे। ये सोचते हुए यू शियाओगांग जल्दी से अपनी मां के पीछे गया और यू शियाओली का ठिकाना ढूंढने लगा। नौकर के बुलाने पर वे दोनों संप्रदाय के रसोई घर में आए। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि यू शियाओली अपने गालों को फुलाए हुए जानवर का मांस दिखा रहा था। जियोली, तुम क्या कर रहे हो? चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। विगोरमैन, अब संशोधन 2 घंटे तक विलंब, सोने से पहले बस ये करो। 158 गुना #6 अध्याय 6 देर रात की बातचीत, भाइयों का दृढ़ संकल्प। अध्याय 6 देर रात की बातचीत, भाइयों का दृढ़ संकल्प। रात का समय था, हल्की हवा चल रही थी। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह संप्रदाय के अधिकांश लोग, सिवाय रक्षक शिष्यों के, सो चुके थे। लेकिन यू शियाओगांग अपनी आंखें खोलकर सो नहीं पा रहा था। उसका दिमाग गड़बड़ था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आज उसके जीवन का सबसे लंबा दिन है, जब से वह समझने लायक बड़ा हुआ है। दिन में जो दृश्य घटित हुए वे अभी भी मेरे मन में घूम रहे हैं। बेकार शब्द उसके दिल में अंकित हो गया था। शायद उसका छोटा भाई, जिसे उसकी तरह ही बेकार कहा जाता था, इस समय ठीक से सो नहीं पाया होगा, है ना? हफ हफ हफ। इस समय उसके छोटे भाई के धीमे खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी और यू शियाओगांग का दुख तुरंत बिखर गया और वह भ्रमित हो गया और समझ नहीं पाया कि हंसे या रोए। यद्यपि अन्य लोग उसे नीची दृष्टि से देखते थे, फिर भी शियाओली ने खाने और सोने में देरी नहीं की। मैं सचमुच नहीं जानता कि उसे खुले विचारों वाला कहूं या भोला। मैं जब दिवास्वप्न देख रहा था, तभी अचानक शयनकक्ष का दरवाजा खुला और एक आकृति धीरे धीरे अंदर आई। यह मेरे पिता यू युवांजेन हैं। यू शियाओगांग, जो शुरू में सोया नहीं था, जल्दी से उठा और अपने सोए हुए भाई को धक्का दिया। जियोगैंग, जियोली, तुम्हारे पिता आज रात तुमसे अच्छी बातचीत करना चाहते हैं। बड़े होने के बाद ये पहली बार था जब उनके पिता ने दोनों भाइयों के साथ इतनी गंभीर बातचीत की थी। यू शियाओगांग जल्दी से सीधा होकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह कक्षा में हो। दूसरी ओर यू शियाओली उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक नहीं उठा था। आप सभी जागृति के परिणाम को समझते हैं। इस परिणाम के आधार पर मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यू युवांजेन ने एक क्षण रुककर कहा। प्रश्न पूछने से पहले मुझे आशा है कि आप यह समझेंगे कि भले ही आप आत्मा गुरु नहीं बन सकते, फिर भी आप मेरे बच्चे हैं, न कि वह कूड़ा जिसे लोग कहते हैं। किसी प्रश्न की तैयारी में इतना समय क्यों लगता है? यू शियाओली ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या पूछने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी अपने जीवन लक्ष्य के रूप में आत्मा गुरु बनना चाहते हैं? आपको ये जानना होगा कि एक उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा के साथ आपकी आत्मा शक्ति आत्मा स्वामी के बीच सबसे निचले स्तर पर है। यदि आप अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा। अब हार मानने में देर नहीं हुई है। संप्रदाय की ताकत और स्थिति के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों में भोजन और कपड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। प्रश्न पूछने के बाद यू युवानजेन ने अपने दोनों बेटों को घूर कर देखा, मानो वह उनके चेहरों पर थोड़ी सी भी झिझक देख सकता था। यू शियाओली खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन शिकायत करने लगी, क्या मुझे अभी भी चुनना होगा? कोई भी हिचकिचाहट तियानहू के उद्घाटन के प्रति अनादरपूर्ण होगी। बड़े भाई के रूप में यू शियाओगांग ने सबसे पहले अपनी राय व्यक्त की। पिताजी, चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, मेरा लक्ष्य कभी नहीं बदला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबसे खराब प्रतिभा वाला आत्मा गुरु हूँ। यू युवानजेन को आश्चर्य हुआ कि उनका बेटा, जो 10 साल से भी कम उम्र का था, इतना दृढ़ निर्णय ले सकता है। यू शियाओगांग का जवाब सुनने के बाद उसने अपनी नज़र यू शियाओली की ओर घुमाई। मैं भी।
यू शियाओली ने जम्हाई ली, मानो किसी का महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रही हो। ठीक है, पहले आप लोग आराम कर लें। कल से मैं व्यक्तिगत रूप से आपके अभ्यास की निगरानी करूंगा। पिताजी ने हमें व्यक्तिगत रूप से सिखाया। क्या उन्होंने संप्रदाय के भीतर अपने कर्तव्यों का परित्याग कर दिया? केवल संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशज ही जानते हैं कि ऐसा करके उनके पिता ने क्या खोया। आखिरकार संप्रदाय के संसाधन योगदान के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि न केवल मेरे पिता वह शक्ति छोड़ देते हैं जिसकी हर कोई इच्छा रखता है, बल्कि वह अस्थायी रूप से अपनी साधना को भी धीमा कर देते हैं। यू शियाओगांग अपने पिता के महान बलिदान से इतना प्रभावित हुआ कि उसका दिल गर्म हो गया। उसने अनजाने में अपने छोटे भाई की ओर देखा। जियाओली एक सेकंड में बिस्तर पर घुस गया और अगले ही सेकंड में खर्राटों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। यू शियाओगांग। उस रात के बाद यू युवानजेन ने वास्तव में संप्रदाय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खुद को दोनों लोगों के अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया। हर सुबह मेरे पिता आत्मा की शक्ति में सुधार करने के लिए सिद्धांत और निर्देशित ध्यान सिखाते थे। दोपहर तक सब कुछ शांत रहा और दूसरे गुरु ने दोनों भाइयों को युद्ध कौशल का अभ्यास कराया। यू शियाओगांग ने मार्शल आर्ट के बारे में अपना मूल दृष्टिकोण बदल दिया और धीरे धीरे युद्ध कौशल के मूल्य को महसूस किया, जिसे वह युद्ध में नीची नज़र से देखता था। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुछ ही वर्षों में उनके भाई की मार्शल आर्ट का स्तर उनके साथियों से कहीं अधिक हो गया था। आत्मा शक्ति का उपयोग किए बिना वह दूसरे मास्टर के साथ 30 राउंड तक बिना हारे लड़ सकता है। मैंने अतीत में अपने भाई को कम आंका था। चूंकि उनमें प्रतिभा की कमी है, इसलिए अब सबसे जरूरी काम उनकी आत्मिक शक्ति को मजबूत करना है। इस तरह दोनों भाइयों के दैनिक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम बहुत कम हो गए और उनकी जगह बड़ी मात्रा में बुनियादी अभ्यास ने ले ली। रात्रि भोजन के बाद और सोने से पहले वे दोनों आत्मिक शक्ति संचित करने के लिए पीछे की पहाड़ी पर स्थित जंगल में ध्यान करते थे। हालांकि पीछे के पहाड़ पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इसे संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र नहीं माना जाता है। कभी कभी संप्रदाय के अनुयायी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए यहाँ आते हैं। आमतौर पर जब ये शिष्य यू शियाओली और उसके भाई को देखते थे तो वे सभी बहुत सम्मान से देखते थे। आखिरकार संप्रदाय के भावी उत्तराधिकारी का खिताब तो उनके पास था। लेकिन जब से उन्होंने जागरण समारोह में खुद को मूर्ख बनाया है, तब से लोगों का उनके प्रति नजरिया तेजी से बदल गया है। भले ही वे सतही तौर पर सम्मानजनक प्रतीत होते हों, लेकिन कई लोग उनकी पीठ पीछे उन पर उंगली उठाते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो साहसी थे और जिनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने न केवल रास्ता नहीं दिया, बल्कि अभिमानी रवैये के साथ सीधे उनके आगे निकल गए। यू शियाओली को अन्य लोगों के रूप रंग से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार मैं अपने पिछले जीवन में इतना लंबा समय जी चुका था कि अब मुझे लोगों की दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों की अत्यधिक प्रशंसा करने की आदत से कोई आश्चर्य नहीं होता था। इसके अलावा जब से मैं छोटा था तब से मैं लोगों की नज़रों में कभी भी अच्छा बच्चा नहीं रहा, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। हालांकि यू शियाओगांग को स्पष्ट रूप से इसकी आदत नहीं थी। हर बार जब उसकी पीठ पीछे आलोचना की जाती थी या दूसरे उसे अपमानित करते थे तो वह अपमानित महसूस करता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद हो गईं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में चुभ गए, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अपने भाई को इस तरह खुद को दबाते हुए देखकर यू शियाओली ने उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार वह जानता था कि 3 शब्द व्यर्थ मार्शल आत्मा यू शियाओगांग के दिल पर दबाव डालने वाले पहाड़ की तरह थे। उसके पास इतना अवकाश नहीं था कि वह समय के माध्यम से यात्रा करके उसकी देखभाल और प्रोत्साहन कर सके। इस दिन दोनों पीछे पहाड़ पर अभ्यास कर रहे थे, तभी उन्हें दूर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से लगता है कि वे बाहरी शिष्यों का एक समूह है जो संप्रदाय का मिशन पूरा करने के लिए पीछे के पहाड़ पर आए हैं। क्या तुमने सुना है? बाहरी संप्रदाय से वरिष्ठ भाईली स्तर 19 तक पहुंच गए हैं। सचमुच? अभी तो उसकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई है और वह पहले से ही एक महान आत्मा गुरु बनने के करीब है। वरिष्ठ भाईली वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। ये कुछ भी नहीं है। यदि साधना संसाधनों की कमी न होती तो वरिष्ठ भाईली पहले ही स्तर 25 तक पहुंच गए होते। हम क्या कर सकते हैं? अफसोस, हम यू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज नहीं हैं। हर साल हमें मिलने वाले संसाधन बहुत कम हैं। तुम जितना ज्यादा बोलोगी मैं उतना ही क्रोधित हो जाऊंगा। यू परिवार के बच्चे जन्म से ही सर्वोत्तम चीजें क्यों खा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, और संप्रदाय के बुजुर्ग उनके आचरण का मार्गदर्शन क्यों करते हैं? ईश्वर बहुत अन्यायी है। यू परिवार में महान प्रतिभाएं हैं। यह जरूरी नहीं कि सच हो। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले जिन 2 हारने वालों ने अन्य संप्रदायों को शर्मिंदा किया था, उन्होंने संसाधनों पर कब्जा कर लिया जो पूरी तरह से बर्बादी थी। ये कथन स्पष्टतः कुछ ज्यादा ही था और कुछ देर तक किसी ने भी प्रतिक्रिया देने का साहस नहीं किया। ये देखकर कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुमने उस दिन मार्शल आत्मा को जागृत होते नहीं देखा?
जागृत हुए लोगों के समूह में यू परिवार के 2 भाइयों की प्रतिभा सबसे खराब है। ये दोनों मिलकर भी पहले स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हा, ये बहुत मज़ेदार है। कुछ व्यंग्यात्मक शब्द स्टील की सुइयों की तरह थे जो यू शियाओगांग को इतना चुभ रहे थे कि वह अब और शांत नहीं बैठ पा रहा था। वह उठ खड़ा हुआ और जंगल से बाहर भाग गया। मैं किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला कहते हुए पकड़ा गया और एक पल के लिए स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। आप किसे असफल कह रहे हैं? हिम्मत हो तो दोबारा कहो। यू शियाओगांग क्रोधित था और उसके चारों ओर आत्मिक शक्ति में हल्की उतार चढ़ाव हो रहा था। शिष्यों में सबसे ऊंची आवाज वाला दागों से ग्रस्त व्यक्ति पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर उपहासात्मक भाव आ गया। क्या मैं गलत हूं? आपकी आत्मा शक्ति स्तर 1 से भी कम है, आपकी मार्शल आत्मा मूर्ख है और आपके भाइयों की योग्यताएं साधारण बाहरी शिष्यों जितनी भी अच्छी नहीं हैं। अगर तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी तो मैं फिर कहूंगा तुम दोनों कूड़ा हो। कूड़ा। हालात इस बिंदु तक पहुंच गए हैं और अब इस मुद्दे को बलपूर्वक हल करना अपरिहार्य हो गया है। कई बाहरी शिष्यों ने अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग किया और उनके पीछे से कई पशु आत्माओं की छायाएं उभरीं। चेचक के निशान वाले चेहरे वाले नेता, जो एक भूरे भालू है, को छोड़कर शेष 3 शिष्यों में कैंगलांग मार्शल आत्माएं हैं। हालांकि यू शियाओगांग ने अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया। वह अभी भी दूसरों को अपनी सुअर मार्शल आत्मा दिखाने में शर्मिंदा था। केवल अपनी अल्पात्मिक शक्ति और युद्ध कौशल पर भरोसा करके आपको लगता है कि आप हम चारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। मास्टर यू, आप वास्तव में दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, जानवर आत्मा के आशीर्वाद से यू शियाओगांग को ताकत और गति के मामले में पूरी तरह से कुचल दिया गया। 4 लोगों से एक साथ लड़ने की बात तो दूर, वह तो एक दागदार चेहरे वाले व्यक्ति को भी नहीं हरा सका। 2 राउंड से भी कम समय में वह जमीन पर गिर गया। चेचक से पीड़ित व्यक्ति ने उसकी छाती पर पैर रखा, अपना सिर नीचे किया और ताना मारना जारी रखा। मैंने सुना है कि मैडम यू फिर से गर्भवती हैं। जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय ने तुम्हें त्याग दिया है, तुम बेकार के कमीने। ये कहने के बाद उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। संप्रदाय में कहा जाता है कि बेकार लोग जोड़े में आते हैं। तुम्हारा उससे भी बुरा भाई कहाँ है? मुझे ढूंढ रहे हो? यू शियाओली धीरे धीरे जंगल से बाहर चला गया, उसकी आत्मा की शक्ति चमक रही थी। उसके बगल में एक प्यारा सुअर था। 7 अध्याय 7 आप मेरे भाई पर हंस सकते हैं, लेकिन मुझ पर नहीं हंस सकते। अध्याय 7 आप मेरे भाई पर हंस सकते हैं, लेकिन मुझ पर नहीं हंस सकते। ये पहली बार था जब शिष्यों ने यू शियाओली की मार्शल आत्मा को इतने करीब से देखा था। उन्होंने पाया कि यह सुअर की अपेक्षा सुअर और कुत्ते के बीच का मिश्रण अधिक था। इसका शरीर गोल, 4 छोटे पैर और लंबे कान होते हैं। ऐसी प्यारी छवि को युद्ध से जोड़ना मुश्किल है। यह शाही परिवार और कुलीन परिवारों की महिलाओं द्वारा अपने मनोरंजन के लिए पाले गए पालतू जानवर की तरह है। तनावपूर्ण माहौल में ऐसे प्यारे जीव को देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। हा, दूसरे युवा मास्टर, आपकी मार्शल आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है। मुझे वास्तव में डर है कि एक बार यह क्रोधित हो जाए तो ये हमें गंभीर रूप से घायल कर देगी। यू शियाओली ने शांति से उनकी हंसी खत्म होने का इंतजार किया, फिर शांति से कहा, जब तक तुम लड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मजबूत हो या नहीं। क्यों न हम शर्त लगा लें? वास्तव में ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले में निजी लड़ाई प्रतिबंधित है। हालांकि शिष्यों की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की लड़ाइयों की अनुमति दी जाती है। वे क्रमशः लड़ाई झगड़े, जुआ और जीवन मरण की लड़ाई के लिए हैं। सामान्यतः मुकाबला सबसे आम प्रकार है जहां दोनों पक्ष एक निश्चित बिंदु पर रुक जाते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के मार्शल आर्ट के स्तर को सत्यापित करना होता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में यह आम बात है, जैसे कि यू शियाओली और उसके दूसरे दादा के बीच पिछली चर्चा। जुआ और लड़ाई का उद्देश्य शिष्यों के बीच की दुश्मनी को सुलझाना है। आमतौर पर लड़ाई का नतीजा दोनों पक्षों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों से तय होता है। विजेता सब कुछ ले जाता है। यदि दोनों पक्षों के बीच शिकायतों का समाधान करना कठिन हो तो वे संप्रदाय को रिपोर्ट करने के बाद इसे हल करने के लिए जीवन और मृत्यु बयान का उपयोग भी कर सकते हैं। आमतौर पर इस स्तर की लड़ाई के लिए वरिष्ठ स्तर के किसी व्यक्ति की निगरानी की आवश्यकता होती है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई हताहत भी होता है तो हारने वाले को बाद में जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होती। यू शियाओली ने जिस शर्त का उल्लेख किया है उसका वास्तव में मतलब लड़ाई से है। ये देखते हुए कि वे शर्त जीतने के लिए निश्चित थे, उन घायल व्यक्तियों के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। क्या शर्त है? यदि मैं हार गया तो अगले वर्ष के लिए मेरे सभी प्रशिक्षण संसाधन, जिनमें पशु मांस, टॉनिक आदि शामिल हैं, आपके हो जाएंगे। इस वाक्य को सुनकर उन दागदार चेहरे वाले लोगों को बार बार लार निगलने को मजबूर होना पड़ा। यह एक खगोलीय राशि है। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में मुझे डर है कि मैं अपने जीवन काल में संप्रदाय से इतने सारे संसाधन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।
यदि आपके पास ये संसाधन हैं तो ये केवल समय की बात है कि आप महान आत्मा गुरु या यहाँ तक कि उच्चतर आत्मा गुरु तक पहुँच जाएं। उनकी आंखें गर्म होती देख यू शियाओली ने आगे कहा, अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। अब से तुम्हें मुझे अपना स्वामी मानना चाहिए और मेरे लिए एक दास की तरह काम करना चाहिए। इस अनुरोध ने कई बाहरी शिष्यों को हैरानी में एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ साधना के लिए अनगिनत संसाधन थे और दूसरी तरफ एक शरीर अनुबंध था। यहाँ तक कि नेता चेचक से पीड़ित व्यक्ति भी संकोच करने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय एक शिष्य लालच में अंधा हो चुका था। वह बोलने के लिए बेताब था, भाई चलो उसके साथ शर्त लगाते हैं। क्या हम अपने भविष्य की संभावनाओं के लिए हर दिन जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और शिकार नहीं कर रहे हैं? बाकी शिष्यों ने भी यही कहा, जिससे चेचक से पीड़ित व्यक्ति ने अपना निर्णय कर लिया। दूसरा पक्ष तो एक कूड़ा कचरा है जिसके पास तो आत्मा की अंगूठी भी नहीं है, इसलिए चलो जुआ खेलें। शर्त पक्की हो चुकी थी और लड़ाई शुरू होने वाली थी। यू शियाओली ने अपने सामने खड़े लोगों की स्थिति देखी और उसे पता चल गया कि वे उसे नीची नज़र से देख रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब संख्या लाभप्रद हो तो सबसे अच्छी रणनीति यह है कि छोटे समूह के चारों ओर अधिक लोग हों। यदि वे एक ही समय में आगे और पीछे से हमला करें तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात होगी। लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यू शियाओगांग को बहुत जल्दी पराजित कर दिया गया था, जिससे उन्हें ये भ्रम हो गया कि बड़ा भाई कमज़ोर है और छोटा भाई और भी कमज़ोर है। चारों प्रतिद्वंद्वियों की आत्मा शक्तियाँ 12 या 13 स्तर के आसपास हैं और उनमें से 3 की पशु आत्माएं अधिक सामान्य कैंग वुल्फ हैं। एकमात्र मुश्किल है भूरे भालू की अग्रणी जानवर आत्मा। इस तरह की मार्शल आत्मा अलौकिक शक्ति के साथ पैदा होती है और इसमें उत्कृष्ट रक्षात्मक क्षमताएं होती हैं। उसने उन्हें एक एक करके पराजित करने का निर्णय लिया। जबकि दूसरी पार्टी अभी भी अस्थिर थी, यू शियाओली ने पहले कदम बढ़ाया। उसका लक्ष्य सबसे बाईं ओर बाहरी शिष्य था। इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हवा की आवाज के साथ एक मूर्ति सीधे उसके जबड़े की ओर बढ़ रही थी। तार्किक रूप से कहें तो भेड़िया पशु आत्मा की मदद से वह अकेले अपनी गति से उसे चकमा देने में सक्षम होगा। लेकिन जैसे ही वह मुक्का से बचने के लिए बगल की ओर मुड़ने वाला था, अचानक उसकी पीठ के निचले हिस्से पर मुक्का लगा। भारी बल के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे इससे बचने के लिए पहले बगल की ओर झुकना पड़ा और फिर नीचे झुकना पड़ा। जाहिर है उसके शरीर के आकार को अस्थायी रूप से बदलने में बहुत देर हो चुकी थी और जो मुक्का मूल रूप से निचले जबड़े पर लक्षित था वह भौहों के बीच में जाकर लगा। टकराना मार्शल आर्ट में वर्षों के प्रशिक्षण ने इस पंच की शक्ति को 100 पाउंड से भी अधिक बना दिया है। यदि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यू शियाओली ने शायद शिष्य को एक ही मुक्का मारकर बेहोश कर दिया होता। यद्यपि वह बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें काली हो गईं तथा कानों से आवाजें आने लगीं। दूसरा शिष्य जो उसके सबसे निकट था, उसने अभी पलक ही झपकाई थी कि उसका एक आदमी नीचे गिर गया, जिससे वह अचेत होकर पीछे हट गया। अप्रत्याशित रूप से चलते समय उसके बाएं टखने में चोट लग गई और ऐसा लगा जैसे उसकी पतलून का पैर जमीन पर गड़ा हुआ हो। तइये शानकाओ, उसकी छाती से बहुत तेज बल आया और वह दूर जा गिरा। जमीन पर उतरने के बाद उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे डर था कि उसकी पसलियां टूट गई हैं या उनमें दरार पड़ गई है। एक ही पल में 2 विरोधियों को नष्ट करें। ये वही सुअर था, ये वही था जिसने अभी अभी हम पर पीछे से हमला किया था और हमारे लोगों को घायल कर दिया था। लगातार 2 लोगों के गिरने के बाद शेष बाहरी शिष्य को अंततः चाल समझ में आ गई। दागदार चेहरे का भाव गंभीर हो गया। उसने कभी ऐसी राक्षसी आत्मा के बारे में नहीं सुना था जो शरीर को छोड़कर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हो और आत्मा स्वामियों के साथ सहयोग भी कर सकती हो। सावधान रहो, उसकी पशु आत्मा में कुछ अजीब बात है। उसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? बाकी बचा हुआ आदमी तो पहले से ही पलटकर भागने को आतुर था, लेकिन जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। वह हमेशा पीछे से होने वाले हमलों के प्रति सतर्क रहता था और धीरे धीरे यू शियाओली के युद्ध कौशल के कारण वह पतन की स्थिति में पहुंच गया। चेचक से पीड़ित व्यक्ति बहुत चिंतित था। उसका पक्ष, जो स्पष्ट रूप से हर तरह से लाभ में था, प्रतिद्वंद्वी द्वारा कुछ ही चालों में उसकी आधी ताकत पर सिमट गया। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत चालाक था। उसने यू शियाओली को पकड़ने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति जुटाई, लेकिन लड़का एक फिसलन भरे लोच की तरह था और उसकी गति कभी भी उसे पकड़ नहीं सकी। शेष शिष्य को न केवल यू शियाओली के भयंकर भूसे और लातें झेलनी पड़ी, बल्कि उसके पीछे लुओ सानपाओ ने भी हर मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने मुंह से काटा और अपने नितंब से धक्का दिया। अपनी सारी चालें चलीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी भयावह मार्शल आत्मा कभी नहीं देखी थी। अंतिम सहायक के गिर जाने के बाद पॉकमार्क फेस को अकेले ही लड़ना पड़ा। उसने मन ही मन कोसा, ये तो कूड़ा कचरा है, और अपने प्रतिद्वंद्वी यू शियाओली को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या आत्मा जानवरों के साथ समन्वय, ये स्पष्ट है कि यू शियाओगांग उसकी तुलना नहीं कर सकता। बेशक, हालांकि वह सतर्क था, उसने नहीं सोचा था कि वह ये लड़ाई हार जाएगा।
स्तर 1 से भी कम की आत्मिक शक्ति और आत्मा के छल्लों से कोई मदद न मिलने के कारण भले ही वह यहाँ खड़ा रहे और उसे मारने दे, मुझे डर है कि वह उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ही दोनों आदमी आपस में भिड़े, चेचक से पीड़ित आदमी ने राहत की सांस ली। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। यू शियाओली की मुट्ठियां और लातें उसके शरीर पर पड़ीं। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह खुद को संभालने में सक्षम था। भले ही आप कुछ वार झेल लें, लेकिन जब तक आप प्रतिद्वंद्वी के शरीर को पकड़ सकते हैं और भालू आलिंगन कौशल का उपयोग कर सकते हैं, आप जल्दी से विजेता का निर्धारण कर सकते हैं। बस इसी समय यू शियाओली चकमा देने में विफल रहा और अपनी खामी प्रकट कर दी। दागदार चेहरे ने इस अवसर का फायदा उठाया और उसका कंधा पकड़ लिया। पकड़े गए यू शियाओली स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। उन्होंने पीछे की ओर संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भूरे भालू की मार्शल आत्मा से कैसे मुक्त हो सकते थे जिसमें इतनी बड़ी शक्ति थी। चेचक से पीड़ित व्यक्ति को मन ही मन खुद पर गर्व हो रहा था और उसने अचानक अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग करके यू शियाओली को अपनी छाती की ओर खींच लिया। अगले ही पल मैं अपने विशेष कौशल भालू आलिंगन का उपयोग करूंगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यू शियाओली को उसकी बाहों से गला घोंटा जा रहा है और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही उसने अपनी अधिकतम शक्ति लगाई, यू शियाओली ने अचानक अपनी सारी शक्ति वापस ले ली। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहा और दागदार चेहरा बार बार पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब उसका संतुलन अस्थिर था तो अचानक वह किसी मांसल चीज से टकरा गया। धमाका। पूर्ण प्रतिरोध के कारण दागों से पीड़ित व्यक्ति अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो गया और पीठ के बल गिर पड़ा। उसने तुरंत अपने सिर और चेहरे की रक्षा के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं और यू शियाओली की मुट्ठी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपेक्षित घूंसे और लातें नहीं आईं। उसने अपनी बाहों के बीच की जगह से इधर उधर देखा, लेकिन यू शियाओली गायब हो गई थी। जल्द ही उस दागदार आदमी को लगा कि एक छाया उसे ढक रही है। पता चला कि यू शियाओली पहले ही हवा में उड़ चुकी थी। क्या आप अपने शरीर के वजन का उपयोग करके मुझे आकाश से झटका देना चाहते हैं? कितना भोला, कुछ साल का बच्चा कितना भारी हो सकता है। लेकिन जब उसने यू शियाओली को मोटे सुअर को अपनी बाहों में पकड़े देखा तो उसके दागदार चेहरे पर अंततः निराशा के भाव प्रकट हो गए। 8 अध्याय 8 प्रथम आत्मा वलय का चयन। अध्याय 8 प्रथम आत्मा वलय का चयन। बॉस, अब से हम आपके छोटे भाई हैं। यदि आप पूर्व की ओर इशारा करेंगे तो हम कभी भी पश्चिम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यद्यपि कई लोगों की आवाज़ एक जैसी नहीं थी, फिर भी उनका सम्मानपूर्ण रवैया वास्तविक था। बातचीत करते समय उन्होंने चुपके से अपने बगल में स्थित बड़े गड्ढे की ओर देखा। कई लोगों ने मिलकर काम करते हुए एक बड़े गड्ढे के नीचे से उस दागदार चेहरे को खोदकर निकाला था। इस समय उनका अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे यू शियाओली से पूरी तरह से पराजित हो चुके थे। ये वह दागदार चेहरा था जो होशियार था। वह यू शियाओली के बारे में शेख ही बघारने वाला पहला व्यक्ति था। दूसरा युवा मास्टर सचमुच असाधारण है। वह अपनी अल्पात्मिक शक्ति से ही हमें परास्त कर सकता है। बाकी बाहरी शिष्य भी मूर्ख नहीं थे। किसी के नेतृत्व में आने पर वे भी यू शियाओली की चापलूसी करने लगे। यू शियाओली ने अपनी थोड़ी उठाई और उनसे कहा कि पहले वे अपना काम देखें। ठीक है बॉस, चलो बड़ों द्वारा दिया गया काम पूरा करते हैं। यू शियाओगांग अभी हुई लड़ाई से स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। शियाओ लाई, आप इतने शक्तिशाली हैं, आपने लड़ाई में जानवर आत्मा को अपने साथ सहयोग करने के लिए कैसे प्रबंधित किया? यू शियाओली ने संक्षेप में लुओ सानपाओ के उपयोग के बारे में बताया, लेकिन ये स्पष्ट था कि यू शियाओगांग ने ज्यादा कुछ नहीं सुना। उसने उत्साह से कहा, ऐसी शक्ति के साथ हम दोनों भाई पुनः उत्तराधिकारी का पद प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। ये सुनकर यू शियाओली मुस्कुराए और बोली, भाई, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यू शियाओली इत्मीनान से बेडरूम की ओर चला गया, जबकि यू शियाओगांग उसके पीछे लंगड़ाते हुए चला गया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था। जिस पेड़ को वे देख नहीं पाए थे, उसके पीछे दूसरे दादाजी की आकृति दिखाई दी। इस बच्चे यू शियाओली ने मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। संप्रदाय के भीतर फैली अफवाहों की पुष्टि जल्द ही हो गई। युवा स्वामी की पत्नी वास्तव में गर्भवती थी। 1 साल बाद यू युवानजेन के तीसरे बेटे का जन्म हुआ। यू शियाओली ने मन ही मन शिकायत की, मेरे सबसे बड़े भाई और मुझे सिर्फ बेकार मार्शल स्पिरिट के लिए परीक्षण किया गया था और मेरे पिता ने मेरे दादा के अनुरोध पर फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ये दक्षता वास्तव में आश्चर्यजनक है। हालांकि वह अपने भाई के जन्म से असंतुष्ट नहीं था। आखिरकार संप्रदाय को भावी उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी और भले ही नवागंतुक को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया हो, यह उसकी खुद की साधना में बाधा नहीं डालेगा। लेकिन यू शियाओगांग अलग था। जब से उसे पता चला कि उसकी मां गर्भवती है, वह चिंतित हो गया। सामान्यतः यदि उसका प्यारा सा भाई उसके पास आकर गले लगने के लिए कहता तो वह घृणा से तुरंत दूर चला जाता, मानो यदि वह थोड़ा धीरे चला तो प्लेग की चपेट में आ जाएगा।
नई आशा के उदय का अर्थ ये भी था कि संसाधन और ध्यान स्थानांतरित होने लगे और संप्रदाय द्वारा दो भाइयों शियाओगांग और शियाओली को दिया जाने वाला पशु मांस स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मोटा हो गया। यू शियाओगांग, जो आमतौर पर विलासितापूर्ण जीवन जीता है, के लिए ऐसा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण उसे और भी अधिक उदास कर देता है। हालांकि उसे सिर्फ यही तसल्ली थी कि वह अकेला निराश नहीं था। आखिरकार उसका एक छोटा भाई भी था जिसकी आत्मिक शक्ति उससे भी कमजोर थी। ये देखकर कि पशु मांस की आपूर्ति कम होती जा रही है, मार्शल आर्ट में माहिर शियाओली को मुझसे भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, है ना? वास्तविकता ने एक बार फिर उसकी समझ को पलट दिया। जैसे ही यू शियाओगांग पीछे के पहाड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि यू शियाओली अपने छोटे भाइयों के साथ बारबेक्यू पार्टी कर रहा था। एक वर्ष में यू शियाओली ने दया और बल दोनों का उपयोग करके संप्रदाय के भीतर 10 से अधिक लोगों का एक छोटा गिरोह बना लिया था। वह स्वयं को नेता कहता था और जब भी उसके पास समय होता, वह इन लोगों को अभ्यास करने, शिकार करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता था। संसाधनों की कमी का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत कम ध्यान मिलने के कारण वे अधिक स्वतंत्रता से जीवन जीने लगे। यद्यपि सभी लोग मांस खा रहे थे और डाकुओं की तरह बातें कर रहे थे, फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान वास्तविक थी। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी यू शियाओगांग उनके पास जाने और उनके साथ शामिल होने का साहस नहीं जुटा सका। मास्टर्स सभी अकेले हैं। हालांकि मैं अभी मास्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। जब तक मैं अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, मुझे भविष्य में शीर्ष पर पहुँचने का अवसर अवश्य मिलेगा। यू शियाओगांग अपने दिल में खुद को प्रोत्साहित करता रहा और यहाँ तक कि उसने अपना ब्रेन वॉश भी करना शुरू कर दिया। काउंसिल हॉल। पिछली बार जब शियाओगांग और शियाओली को आवंटित मांस कम किया गया था, तब मैंने कुछ नहीं कहा था। इस बार मैं औषधीय गोलियों की आपूर्ति कम करने के लिए सहमत नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो। बैठक में उपस्थित बुजुर्ग कुछ हैरान थे। आखिरकार उन्होंने कई सालों से संप्रदाय के दूसरे नंबर के नेता यू युवानहाई को इतना क्रोधित नहीं देखा था। सामग्री आवंटन के प्रभारी बड़े ने धैर्यपूर्वक समझाया, दूसरे मास्टर, संप्रदाय मास्टर पहले से ही इस मामले पर सहमत हो गए हैं। तीसरे युवा मास्टर की वृद्धि के लिए दो बड़े भाइयों के संसाधनों को कम करना अंतिम उपाय है। इसके अलावा अतीत में भी ऐसी ही स्थितियों को इसी नियम के अनुसार निपटाया गया है। यू युवानहाई बहुत गुस्से में था। उसने मेज पर जोर से पटक दिया और चिल्लाया, मुझसे नियमों के बारे में बात मत करो। जियाओगांग और जियाओली दोनों यू परिवार के वंशज हैं। आपको कैसे पता कि वे भविष्य में महान चीजें हासिल नहीं करेंगे? यद्यपि बुजुर्गों ने खंडन करने के लिए बात नहीं की, लेकिन हर कोई अपने दिल में जानता था कि पिछले अनुभव के अनुसार इस जीवन में बेकार मार्शल आत्माओं वाले दो युवा स्वामियों की आत्मा शक्ति की सीमा स्तर 30 से अधिक नहीं होगी। ये देखकर कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, यू युवानहाई खड़ा हुआ और बोला, मैं खुद अपने भाई से बात करने जाऊंगा। वह कमरे से बाहर भाग गया। सब ने एक दूसरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। समय तेजी से बीतता गया और 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। 1 वर्ष पहले जब यू परिवार के तीसरे युवा गुरु यू शियाओजेन 6 वर्ष के हुए, तो संप्रदाय ने विशेष रूप से उनके लिए एक जागृति समारोह आयोजित किया। शायद क्योंकि पिछला समारोह बहुत कम महत्वपूर्ण था, ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीला इस बार और भी अधिक कम महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि तियानडोह राजपरिवार को भी घटना के बाद अफवाहों से ही इसकी खबर मिली। कबीले के नेता को इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि इस बार उसने ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन इस बार उसे अच्छे परिणाम मिले। यू शियाओजेन ने ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स जानवर आत्मा को सफलतापूर्वक जागृत किया और उत्कृष्ट आत्मा शक्ति स्तर के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना गया। यूजेंटियन बहुत खुश हुआ और उसने आदेश दिया कि संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति को एक सोने का आत्मा सिक्का देकर पुरस्कृत किया जाए। ड्रैगन स्केल सॉफ्ट आर्मर, जिसे उन्होंने कई वर्षों से तैयार किया था, अंततः दिया जा सका। यू शियाओजेन ने कड़ी मेहनत की। अपनी मार्शल आत्मा के जागृत होने के 1 साल से भी कम समय में उसकी आत्मा शक्ति 10वें स्तर पर पहुंच गई। एक उत्सव के रूप में और यू शियाओजेन की पहली आत्मा अंगूठी का चयन करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए यूजेंटियन ने संप्रदाय में सभी यू परिवार के सदस्यों को बुलाया। यूजेंटियन मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके बाईं ओर उनके बेटे यू युवानजेन और दाईं ओर उनके तीसरे पोते यू शियाओजेन बैठे थे। यू शियाओली अपनी मां के बगल में बैठा था और ऊपर 3 पीढ़ियां और 3 झटके को देख रहा था, और वह पहले से ही अपने दादा के विचारों को समझ गया था। मेरे पिता के बाद संप्रदाय का उत्तराधिकारी बैठने की व्यवस्था के आधार पर पहले ही तय हो चुका है। उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार ये ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स की आत्मा नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह संप्रदाय के नेता का पद संभाल सकता है या नहीं। हालांकि मेरे जिद्दी बड़े भाई के मन में अभी भी संप्रदाय को आगे बढ़ाने का सपना है। उसने अपने बड़े भाई को हर जगह ढूंढा, लेकिन पाया कि यू शियाओगांग वहां नहीं था। क्या ये दादाजी द्वारा बुलाई गई पारिवारिक बैठक नहीं थी? आखिर बड़े भाई ने ऐसा क्या कर लिया था कि वह अनुपस्थित रहने की हिम्मत कर सके? तभी एक आदमी तेजी से हॉल में भागा। वह यू शियाओगांग था। मैं आगे निकल गया।
मैं स्तर 10 से आगे निकल गया। लंबी दौड़ के बाद सांस फूलने की समस्या के बावजूद यू शियाओगांग दरवाजे पर प्रवेश करते ही सभी को अपने परिणाम बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश न तो दादा, न ही पिता और न ही तीसरे भाई ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी और ऐसा लगा जैसे अन्य लोगों ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी माँ शेन याओ खड़ी हुई और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया। ये बहुत अच्छा है शियाओगांग, आओ अपनी माँ के पास बैठो। सभी की नज़रें 2 सेकंड से भी कम समय के लिए उस पर टिकी रहीं। हालांकि लेवल 10 पर पहुंचना जश्न मनाने लायक लग रहा था, लेकिन वह आखिरकार 13 साल का था। तीसरे युवा गुरु यू शियाओजेन 7 वर्ष की आयु में 10वें स्तर पर पहुंच गए और आप 13 वर्ष की आयु में 10वें स्तर पर पहुंच गए। योग्यता में अंतर एक खाई की तरह लगता है। बीच में ही टोक दिए जाने पर यू ज़ेंटियन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से फिर से विषय उठा लिया। तो फिर हमारे पिछले समझौते का पालन करो। युआन हाई, तुम लोगों को लेकर जियाओ जैन को सूर्यास्त वन में ले जाओ ताकि वह आत्मा के छल्ले की तलाश कर सके। दादाजी, मैं भी जाना चाहता हूँ। यू शियाओगांग और यू शियाओली ने एक स्वर में कहा कि वे स्पिरिट रिंग हंटिंग टीम में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि जियाओगांग की साधना की गति धीमी है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि जब वह स्तर 10 पर पहुंचता है तो वह आत्मा के छल्ले की खोज में जाता है। जियाओली इस मजे में क्यों शामिल हो रही है? यू ज़ेंटियन भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी नज़र यू जियाओली की ओर घुमाई। जियोली, खिलवाड़ मत करो। ये ऑपरेशन सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो बेहतर है कि तुम मत जाओ। मैं बस अनुभव से सीखना चाहता हूँ। यू ज़ेंटियन मना करने ही वाला था, लेकिन दूसरे मास्टर ने कहा, भाई क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? 3 बच्चों की तो बात ही छोड़ो, अगर 3 और भी हो गए तो भी मैं उन्हें तुम्हारे पास सही सलामत वापस लाने का वादा करता हूँ। ऐसी स्थिति में तो ठीक है। कुछ दिनों बाद ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय की टीम, जो आत्मा के छल्लों की खोज कर रही थी, सूर्यास्त वन में प्रवेश कर गई। दूसरे मास्टर ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और गार्डों के एक समूह ने टीम के बीच में 3 युवा मास्टरों की कड़ी सुरक्षा की। चूंकि यू शियाओजेन की शिकार दिशा पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी, एरी ने यू शियाओगांग और यू शियाओली को कुछ निर्देश दिए। जियोगैंग, आपकी मार्शल स्पिरिट अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए अपनी पहली स्पिरिट रिंग के लिए जीवन रक्षक स्पिरिट रिंग चुनना सबसे अच्छा है। जियोलाय, आप ये भी सोच सकते हैं कि भविष्य में आप कौन सी आत्मा की अंगूठी चुनेंगे। हालांकि वह मौखिक रूप से सहमत था, लेकिन यू शियाओली ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इतने लंबे समय तक अपनी स्थिति को दबाए रखने के बाद अंततः मैं अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ। मेरी पहली आत्मा की अंगूठी इंतजार कर रही है। 9 अध्याय 9 कोई बेकार मार्शल आत्माएं नहीं हैं, केवल बेकार आत्मा स्वामी हैं। अध्याय 9 कोई बेकार मार्शल आत्माएं नहीं हैं, केवल बेकार आत्मा स्वामी हैं। सूर्यास्त वन। मेरे तीसरे भाई यू शियाओजेन की पहली आत्मा अंगूठी की खोज प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। क्योंकि यह तय होने से बहुत पहले ही तय हो चुका था, इसलिए लक्ष्य को गड़गड़ाहट के गुणों और आक्रमण कौशल वाले आत्मा जानवरों पर निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खजाने, ड्रैगन स्केल सॉफ्ट आर्मर के साथ साधारण आत्मा स्वामी के हमलों से डरने की कोई बात नहीं है। अंततः योजना के अनुसार एरी ने उन्हें सनसेट वन के मध्य में 450 वर्ष पुरानी लाइटनिंग छिपकली का शिकार करने के लिए प्रेरित किया। यू शियाओजेन ने पहला आत्मा कौशल थंडर ड्रैगन क्लॉ भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यू शियाओजेन के ड्रैगन पंजों को बिजली की गति से चलते हुए देखकर एरी ने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर अगली बारी यू शियाओगांग की है, लेकिन उसकी आत्मा में परिवर्तन हो चुका है तथा उसके परिवार के इतिहास में ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिन्हें संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यू शियाओगांग के पास इस बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं थे। आखिरकार बचपन से लेकर वयस्कता तक उसकी योजना ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स की आत्मा को जगाने की थी। यहाँ तक कि अगले कुछ वर्षों में भी वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि एक मार्शल आत्मा जो सुअर की तरह दिखती है लेकिन सुअर नहीं है, उसे किस प्रकार के आत्मा कौशल प्राप्त करने चाहिए। कई लोगों ने उन्हें 6 घंटे तक चलते हुए देखा, लेकिन फिर भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, जिससे द्वितीय मास्टर को सचमुच सिर दर्द होने लगा। उच्च एचपी और रक्षा के साथ एक आत्मा जानवर का सामना करते समय यू शियाओगांग ने कहा, यह बहुत धीमा है। मेरी शारीरिक फिटनेस और मेरी मार्शल आत्मा के साथ मैं इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। अत्यधिक चपलता और गति वाला एक आत्मिक जानवर, यू शियाओगांग, इसकी सुरक्षा बहुत कमजोर है। क्या होगा यदि यह शक्तिशाली हमले को चकमा नहीं दे सके या उसका सामना नहीं कर सके? आत्मा जानवर जो लंबी दूरी के हमलों को अवशोषित करता है, यू शियाओगांग, मुझे दुश्मन के पास आने का डर है। आत्मा जानवर जो हाथापाई के हमलों को अवशोषित करता है, यू शियाओगांग, मुझे डर है कि मैं दुश्मन के करीब नहीं जा सकता। एक शक्तिशाली आत्मा जानवर को अवशोषित करते हुए, यू शियाओगांग, मुझे डर है कि मेरी आत्मा शक्ति नियंत्रित करने के लिए बहुत कमजोर है और मैं खुद को फट जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए?
सामने भेड़ियों और पीछे बाघों के डर से अनुभवी द्वितीय मास्टर इस हद तक चिंतित हो गए कि उनके माथे पर बल पड़ गए। सबको चुप देखकर यू शियाओगांग को शर्मिंदगी और चिंता महसूस हुई, इसलिए उसने एक विशिष्ट आत्मा जानवर अनुरोध सामने रखा। दूसरे दादाजी, क्या कोई ऐसा आत्मा जानवर है जो बिना लड़े दुश्मन को हरा सकता है? सबसे अच्छा होगा अगर वह एक ही वार में दुश्मन को पीछे खदेड़ दे। एरी शियाओगांग की नखरेबाजी से परेशान हो गई और चिढ़ाने लगी। हाँ, है। सूर्यास्त वन में जो सबसे अधिक आत्मा जानवरों को डरा सकता है वह स्वाभाविक रूप से थंडहॉर्न स्कंक है। यू शियाओगांग चिंतित था, और जब उसने देखा कि दूसरे मास्टर ने एक उपयुक्त आत्मा जानवर की सिफारिश की थी तो उसने बिना कुछ कहे उसे आजमाने के लिए कहा। ये देखकर कि उसने अंततः आत्मा पशु का दृढ़ चयन कर लिया है, एरी ने उसे मनाना बंद कर दिया और गार्डों को हर जगह खोज शुरू करने का आदेश दिया। जल्द ही आगे की टोही टीम ने लक्ष्य पा लिया। मास्टर, सामने वाला थंडहॉर्न स्कंक लगभग 400 साल पुराना है। मैं देख रहा हूं कि इसमें ताकत और गति दोनों हैं। यू शियाओगांग की आवाज़ उत्साह से कांप उठी और उसने आग्रह किया, जल्दी से पकड़ो, मुझे यही चाहिए। सभी ने राहत की सांस ली। अब तक युवा मालिक के साथ चलने के बाद वे आखिरकार आत्मा जानवर का शिकार करने जा रहे थे। लेकिन दुर्घटना फिर घटित हुई। यद्यपि कैप्चर प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, फिर भी स्पिरिट रिंग को अवशोषित करते समय एक शर्मनाक समस्या उत्पन्न हुई। किसी कारणवश वह इस 400 वर्षीय आत्मा वलय को आत्मसात करने में असमर्थ रहा। जब भी यू शियाओगांग ने उनकी आत्मा की अंगूठी को स्थानांतरित करने की कोशिश की तो लुओ सानपाओ की मार्शल आत्मा हमेशा शर्मिंदा और बहुत दर्द में दिखती थी। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन इसे आत्मसात करने में असफल रहा। ठंडी वास्तविकता उसकी आंखों के सामने थी, जिसने यू शियाओगांग के दिल में मौजूद जुनून को तुरंत बुझा दिया। हवा में तैर रही और बिखरने वाली पीली आत्मा की अंगूठी को देखकर एरिये मदद नहीं कर सके लेकिन सलाह दी, जियोगैंग, इस बार तुम वापस क्यों नहीं जाते और उपयुक्त आत्मा जानवर की तलाश करने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा शक्ति को इकट्ठा करने की प्रतीक्षा करते हो? ये सुनते ही यू शियाओगांग का चेहरा अचानक बदल गया। वापस जाओ? क्या मजाक है? क्या तुम खुद को बेकार कहलाने दोगे और आलोचना का शिकार होते रहोगे? यू शियाओगांग कई बाहरी शिष्यों द्वारा अपनी छाती पर रौंद दिए जाने के अपमान को कभी नहीं भूलेगा। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, भले ही उसे मानकों को कम करना पड़े, उसे जितनी जल्दी हो सके एक आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना होगा। नहीं, दूसरे दादाजी, अगर 400 साल भी इसे नहीं झेल सकते तो 200 साल की कोशिश करो या 100 साल भी चलेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। काफी अनुनय विनय के बाद एरी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह गार्डों से एक और गरज सींग वाला स्कंक ढूंढने के लिए कहे जो लगभग 150 साल पुराना हो। इस बार अवशोषण भी सुचारू नहीं था, क्योंकि यू शियाओगांग की सबसे बड़ी समस्या न केवल यह है कि वह लुओ सानपाओ की वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाता है, बल्कि यह भी है कि वह उसकी मार्शल आत्मा के साथ टेलीपैथिक संबंध स्थापित करने में असमर्थ है। यदि उसकी मार्शल आत्मा में परिवर्तन न हुआ होता तो यह समस्या अस्तित्व में ही न आती। लेकिन लुओ सानपाओ के पास स्वतंत्र चेतना वाली एक मार्शल आत्मा है और वह स्वायत्त रूप से आगे बढ़ सकती है, इसलिए अन्य आत्मा स्वामियों की तुलना में उसके पास यह अतिरिक्त बाधा है। सौभाग्य से इस बार थंडहॉर्न स्कंक केवल 150 वर्ष पुराना था, इसलिए इसे अवशोषित करना मुश्किल नहीं था और अंततः ये सफल रहा। ये देखकर कि वह एक औपचारिक आत्मा गुरु बन गया था, यू शियाओगांग की पूरी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यद्यपि तीसरे भाई की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा उससे अधिक मजबूत है, कम से कम इस समय दोनों एक ही स्तर पर हैं। औपचारिक आत्मा गुरु बनना कुलीनता और सामान्यता के बीच की विभाजन रेखा है। अब से वह अब आलोचना का पात्र नहीं रह गया है। मैं यू शियाओगांग, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उसने अपने अभिमान को दबाया और जबरदस्ती की शांति के साथ यू शियाओली को देखा। ये बहुत दुखद है कि मेरा दूसरा भाई मुझसे उतना प्रतिभाशाली नहीं है। अब से हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। यू शियाओगांग ने सहानुभूति के साथ शियाओली के कंधे को थपथपाया और गंभीरता से कहा, जियोलाई, इतने सालों के बाद मुझे यह एहसास हो गया है कि कोई भी बेकार मार्शल आत्मा नहीं होती, केवल बेकार आत्मा स्वामी होते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप देखिए, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, लेकिन इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैं आखिरकार एक औपचारिक आत्मा गुरु बन गया। जियाओली ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कुछ नहीं कहा। दूसरे मास्टर ने चिंता और जिज्ञासा से पूछा, जियोगैंग, तुम्हारा पहला आत्मा कौशल क्या है? ये सुनकर यू शियाओगांग ने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति को जुटाया और सबके सामने अपनी नई अर्जित आत्मा कौशल का प्रदर्शन करने की तैयारी की। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर एक पीली आत्मा की अंगूठी उभरी, मोटा लुओ सानपाओ उसके बगल में प्रकट हुआ। आओ सानपाओ, सबको वे विशेष चालें दिखाओ जो तुमने अभी सीखी हैं। सभी लोग अपनी सांस रोककर काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल मोटा ताज़ा लुओ सानपाओ ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और उसका चेहरा भी बैंगनी हो गया था। ये किस प्रकार का कौशल है?
जब सभी लोग हैरान थे तभी एक कमजोर आघात तरंग वाली ध्वनि सुनाई दी। पफ! एक जोरदार धमाके के साथ लुओ सानपाओ ने एक बड़ी गड़गड़ाहट छोड़ी। एरी का माथा काली रेखाओं से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि थंडर हॉर्न स्कंक की आत्मा कौशल कमजोर थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कमजोर होगा। इस चीज में कोई आक्रमण शक्ति नहीं है और यह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित नहीं कर सकती। ये बेकार लगता है। लेकिन अगले ही पल एरी को इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने का पछतावा हुआ क्योंकि तेज हवा का झोंका आया। बहुत बदबूदार। लुओ सानपाओ की पाद किसी रासायनिक हथियार से अलग नहीं है। यहाँ तक कि शक्तिशाली एरी भी गलती से इसे अंदर लेने के बाद घुट गया और बार बार खांसने लगा। सभी लोग अपनी सांस रोक लें। बताने की कोई जरूरत नहीं थी, सभी ने पहले ही अपनी सांस रोक ली थी, अपने मास्क ऊपर खींच लिए थे और अपने हाथों से अपने मुंह और नाक ढक लिए थे। दुर्भाग्यवश ये काम नहीं हुआ। वास्तव में घातक गंध कभी कभी केवल गंध की अनुभूति से भी अधिक पर आक्रमण करती है। यू शियाओली को अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी आंखों में जलती हुई मिर्च का धुआं हो। दूसरे लोगों को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। जियो गैंग, इसे जल्दी से हटा दो। खतरे के सामने दूसरे मास्टर शांत रहे। उन्होंने यू शियाओगांग से जहरीली गैस के स्रोत को छोड़ने से रोकने के लिए कहा, साथ ही साथ गार्डों के बीच पक्षी जैसी आत्माओं वाले आत्मा मास्टर्स को निर्देश दिया कि वे अपने पंखों का उपयोग करके बदबूदार फॉर्ट को उड़ाने के लिए हवा का उपयोग करें। यदि वह एक सेकंड भी धीमा होता तो उसे डर था कि एक पाद के कारण पूरी टीम बाहर हो जाएगी, जो कि बहुत हास्यास्पद होगा। थोड़ी देर बाद बदबू कम हो गई और सभी लोग यू शियाओगांग को अजीब निगाहों से देखने लगे। वह स्वयं भी थोड़ा शर्मिंदा था और अजीब तरीके से ही समझा पाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से होगा। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मेरी मार्शल आत्मा खराब नहीं है। पहला आत्मा कौशल एक बड़े पैमाने पर समूह हमला है। जब उसने देखा कि कोई भी नहीं आया तो उसने एक और शेखी बघारी। दूसरे मास्टर, तीसरे भाई, अब से सभी की सुरक्षा की गारंटी है। अगर कोई खतरा है तो मैं इसे सिर्फ एक पाद से हल कर सकता हूं। उन्होंने विशेष रूप से 3 शब्दों पाद पर जोर दिया और यह स्पष्ट था कि वह अपने दूसरे भाई से बात कर रहे थे। आखिरकार मौजूदा टीम में केवल यू शियाओली ही हैं जो औपचारिक आत्मा मास्टर भी नहीं हैं। जियो लाई, क्या तुमने वह प्रदर्शन देखा जो बिग ब्रदर ने तुम्हें दिया था? भविष्य में जब तक तुम इस मार्ग का अनुसरण करते हो और अवशोषित करने के लिए थंडहॉर्न स्कंक ढूंढते हो, तुम मेरे समान शक्ति प्राप्त कर सकते हो। यू शियाओली ने कोई टिप्पणी नहीं की और दूसरी दिशाओं में देखने लगी। यू शियाओगांग ने जारी रखा, लेकिन आपकी प्रतिभा मेरी जितनी अच्छी नहीं है। मुझे डर है कि यह असंभव है कि आपको 100 साल की आत्मा की अंगूठी मिल जाए। 10 साल के स्तर के आत्मा जानवर पर विचार क्यों न करें? इस समय दूसरा मास्टर आया और यू शियाओली को सांत्वना देना चाहता था। आखिरकार उसने इस बच्चे को बचपन से ही बड़ा होते देखा था और इतने सालों तक उसे एक एक करके प्रशिक्षित किया था। उसे हमेशा जियाओली से गहरा लगाव था। यद्यपि उसमें प्रतिभा की कमी है, फिर भी वह नहीं चाहता कि वह अपने सबसे बड़े और तीसरे भाई की सफलताओं से प्रेरित होकर पतित और भ्रष्ट बन जाए। अप्रत्याशित रूप से यू शियाओली ने अचानक एक सवाल पूछा, दूसरे दादाजी, क्या आप सूर्यास्त वन में टुनटुन बीस्ट नामक एक आत्मा जानवर को जानते हैं? दूसरे मास्टर दंग रह गए और एक पल के लिए याद करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे कुछ आभास हुआ है। वह आत्मा जानवर बहुत बड़ा नहीं है और आमतौर पर सर्वाहारी होता है और कभी कभी अन्य छोटे आत्मा जानवरों को खा जाता है। इस छोटे से आत्मा जानवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने मुंह को अपने आकार से लगभग 3 गुना बड़ा खोल सकता है, इसलिए यह अपने से बड़े आत्मा जानवरों को भी खा सकता है। यू शियाओली ने एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा, जियो लाई, तुम इसे अवशोषित नहीं करना चाहते? इससे पहले कि यू शियाओली जवाब दे पाता, यू शियाओगांग ने उसे बीच में रोककर कहा, शियाओली, चाहे उस तरह के आत्मा जानवर को अवशोषित करना उपयोगी हो या न हो, लोगों को बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास पर्याप्त आत्मा शक्ति है? हाँ, यदि आत्मा शक्ति 10वें स्तर से कम है तो आत्मा जानवरों के बारे में बात करना सब खोखली बात है। यू शियाओली ने थोड़ा सा मुस्कुराया, एक शर्मीली मुस्कान प्रकट करते हुए, दूसरे दादाजी, वास्तव में मैं पहले ही स्तर 10 के किनारे को छू चुका हूँ। मैंने अभी अभी शिष्यों को आत्मा जानवरों का शिकार करते हुए देखा और कुछ हासिल किया। अब मैं 10वें स्तर तक पहुँच गया हूँ। 10 अध्याय 10 800 वर्ष की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करते समय एक अप्रत्याशित घटना घटती है। अध्याय 10 800 वर्ष की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करते समय एक अप्रत्याशित घटना घटती है। यह इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? यू शियाओली की बातें सुनकर टीम में सभी लोग दंग रह गए। अतीत में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब लोग युद्ध में सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन ये सब उनकी नाक के नीचे हुआ, इसलिए कुछ समय तक तो सभी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और यह भी नहीं कि वह तो बस सभी को लड़ते हुए देख रहे थे। जब से 2 भाइयों शियाओगांग और शियाओली को कचरा करार दिया गया और मूल रूप से अकेला छोड़ दिया गया, तब से किसी ने भी लंबे समय तक उन पर आत्मा शक्ति परीक्षण नहीं किया।
वे कितनी दूर तक आ गए हैं यह कोई नहीं जानता और किसी को इसकी परवाह भी नहीं है। इसके अलावा यू शियाओली आमतौर पर अपनी 10वीं स्तर की आत्मा शक्ति को जारी न करने के लिए बहुत सावधान रहता था, इसलिए दूसरे मास्टर सहित सभी ने सोचा कि वह अभी भी औपचारिक आत्मा मास्टर बनने से कुछ दूरी पर है। आखिरकार प्रतिभा के आधार पर यू शियाओगेन को यू शियाओली से पहले आगे बढ़ना चाहिए। कोई नहीं जानता था कि शिकार दल में भाग लेने वाले 3 युवकों में से सबसे अधिक आत्मिक शक्ति वाला व्यक्ति वास्तव में यू शियाओली था। हालांकि आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने की एक सीमा है, ये स्पष्ट नहीं है कि फिलहाल उनमें से कौन बेहतर है, लेकिन एक बार यह रेखा पार हो जाने पर यू शियाओली की संचित शक्ति फट जाएगी। उन्होंने इसे सार्वजनिक करने के लिए अब तक इसलिए इंतजार किया क्योंकि वे इसके लिए इंतजार कर रहे थे। वह यू शियाओगांग द्वारा आत्मा वलय को अवशोषित करने की प्रक्रिया के माध्यम से एक बात का पता लगाना चाहता था, लुओ सानपाओ और यू शियाओगांग के बीच किस तरह का संबंध है। अपनी आंखों से ये देखकर कि कैसे यू शियाओगांग 400 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने में असमर्थ था, साथ ही लुओ सानपाओ के दर्दनाक प्रतिरोध को देखकर वह पहले से ही सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। पारिवारिक पुस्तकालय में मिली जानकारी को संयोजित करते हुए उन्होंने मोटे तौर पर यह निर्धारित किया कि उनके प्रथम आत्मा कौशल में भक्षण कौशल का होना आवश्यक है। हालांकि मुझे अभी भी दूसरे मास्टर की राय सुनने की ज़रूरत है कि किस तरह के आत्मा जानवर का शिकार करना है। इसके अलावा भले ही आपके पास कोई लक्ष्य हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कार्रवाई के दौरान आपको सही लक्ष्य ही मिले। आत्मा जानवरों का शिकार करना अक्सर किस्मत पर निर्भर करता है। ये सुनकर कि शियाओली ने 10वां स्तर पार कर लिया है, दूसरे दादाजी बहुत खुश हुए, तुरंत तरोताजा हो गए और टीम को आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। इस बार टीम के स्काउट्स ने अपना लक्ष्य बदल दिया और स्वेलो बीस्ट का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यू शियाओली के दिमाग में स्वेलो बीस्ट को केवल विकल्पों में से एक माना जा सकता है। आखिरकार उसके दिल में उच्च उम्मीदें हैं। अपने विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने एरी से सूर्यास्त वन की एक किंवदंती के बारे में पूछने की पहल की। दूसरे दादाजी, क्या आपने आत्मा पशु उत्परिवर्तन के बारे में किंवदंती के बारे में सुना है? बेशक, किंवदंती है कि किसी भी आत्मा जानवर में उत्परिवर्तन की संभावना होती है। आखिरकार सूर्यास्त वन में बहुत सारे रहस्य हैं। आत्मा जानवर जो रहस्यमय शक्तियों के संपर्क में आते हैं वे अलग अलग दिशाओं में विकसित होंगे। जैसा कि अपेक्षित था उसका अनुमान गलत नहीं था। यू शियाओली ने टुनटुन बीस्ट के उत्परिवर्तन की दिशा के बारे में पूछने का अवसर लिया। यद्यपि यह आत्मा जानवर स्वाभाविक रूप से आकार में छोटा है, किंवदंती के अनुसार इसकी 2 उत्परिवर्ती प्रजातियां हैं। एक को आत्मा भक्षक और दूसरे को आकाश भक्षक कहा जाता है। पूर्व की आत्मा रूपांतरित हो जाएगी और उसका शरीर धीरे धीरे खाकी से बैंगनी रंग में बदल जाएगा और उसका आकार भी छोटे से मध्यम में बदल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह अन्य आत्मा जानवरों के कौशल को खा सकता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये जानवर लगभग किसी भी आकार के आत्मा जानवरों को खा सकता है। हालांकि ये कौशल नहीं बल्कि अन्य आत्मा जानवरों की ताकत, गति, हमला करने की शक्ति और रक्षा को खा जाता है। यू शियाओली की आंखों में लालसा देखकर एरी ने उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा डालने का अवसर लिया। उत्परिवर्तित आत्मा जानवर अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी अत्यंत दुर्लभ है। आपको बहुत अधिक उम्मीदें न रखने की कोशिश करनी चाहिए। आइए सबसे पहले स्वेलो बीस्ट पर नज़र डालें जो लगभग 100 साल पुराना है। यू शियाओगांग ने यह भी संकेत दिया, शियाओली, पहली आत्मा की अंगूठी एक सुरक्षित जीवन रक्षक कौशल होना चाहिए। वे फैंसी कौशल स्कंक की तरह व्यवहारिक नहीं हैं। शियाओली चुप रहा। इस दूरदर्शी बूढ़े आदमी से कहने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। समूह और अधिक गहराई में चला गया और जल्द ही वे जंगल की उस गहराई में पहुंच गए जहां आम लोगों के लिए पहुंचना कठिन था। दूर से दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि यह आत्मा जानवर थे जो क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध में 2 पक्ष थे, एक सफ़ेद बाघ और कई भूरे भेड़िए। आकार से देखते हुए सफ़ेद बाघ को लाभ होना चाहिए। क्या अधिक है, इसमें बर्फ की विशेषता है। समय समय पर भेड़ियों पर बर्फ के शंकु फेंके जाते हैं और जो लोग बर्फ के शंकु से टकराते हैं वे थोड़े समय के लिए जम जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्हाइट टाइगर के शरीर पर घावों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि भेड़ियों के झुंड में एक भेड़िया राजा होता है। इसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। साधारण भूरे भेड़िए हवा के ब्लेड छोड़ सकते हैं, लेकिन यह उत्परिवर्तित भेड़िया राजा लगातार 3 हवा के ब्लेड छोड़ सकता है। ब्लेड की तरह तीखे हमले का सामना करते हुए सफ़ेद बाघ केवल अजीब तरीके से बचकर निकल सका, जिससे अन्य भेड़ियों को भी छिपकर हमला करने का मौका मिल गया। ये देखकर कि वह गिरने वाला है, उसकी आंखों में एक मानव जैसी दृढ़ निश्चय नजर उभरी और सफ़ेद बाघ के शरीर से एक बहुत बड़ा आवेग फूट पड़ा। उसका शरीर अचानक फूल गया और उसकी सतह पर बर्फ की एक परत दिखाई देने लगी। सफ़ेद बाघ ने ऊंची छलांग लगाई और भेड़ियों के राजा पर झपट्टा मारा, जो बच नहीं पाया।
पहले नेता को पकड़ो। भेड़िया राजा बचने ही वाला था, लेकिन एक बर्फ का टुकड़ा उसके पिछले पैर पर गिरा, जिससे न केवल हथेली के आकार का घाव हो गया, बल्कि उसके पंजे भी जम गए। भेड़िया राजा ने जल्दी से लगातार 3 हवा के ब्लेड थूक दिए, लेकिन उन्होंने सफ़ेद बाघ के बर्फ के कवच को मुश्किल से खरोंच दिया और उसे घातक चोट नहीं पहुंचाई। सफ़ेद बाघ ने भेड़िए के राजा की गर्दन पर जोर से काटा और उसे मरोड़ दिया। क्लिक करें। हड्डियां टूटने की आवाज़ से भेड़िया राजा का सिर लटक कर एक ओर गिर गया। जब अन्य भेड़ियों ने देखा कि उनका नेता मर चुका है, तो वे पीछे मुड़े और अपनी दुम दबाकर भाग गए। जिन लोगों ने दूर से ये दृश्य देखा, उन्होंने पूरी खूनी लड़ाई देखी। खास तौर पर वे 3 बच्चे जिन्होंने कभी खून नहीं देखा था। उन्होंने कभी ऐसा खूनी दृश्य नहीं देखा था। अपने परिवार के संरक्षण में उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि वास्तविक दुनिया इतनी क्रूर थी। हालांकि भेड़िया राजा मारा गया था, लेकिन सफ़ेद बाघ पहले से ही अपनी ताकत के अंत में था। अगर वह अन्य आत्मा जानवरों का सामना करता तो शायद वह मर जाता। बर्फ की विशेषताओं वाला सफ़ेद बाघ भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है। आखिरकार, बाघ की खाल और बाघ की हड्डियां खजाने हैं। जैसे ही गार्ड बाइहू को मारने के लिए आगे बढ़े, एरी को कुछ आभास हुआ और उसने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। एक क्षण रुको, चुप रहो, एक और आत्मा जानवर आ रहा है। खुले स्थान के किनारे, जहां सफ़ेद बाघ और भेड़ियों का झुंड लड़ रहे थे, एक पेड़ के पीछे से एक काली छाया निकली और पीछे से सफ़ेद बाघ पर छिपकर हमला कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि भेड़िए वापस आ गए हों? काली छाया ने सफ़ेद बाघ पर प्रहार किया, जिससे उसकी पीठ पर खूनी घाव हो गया। पहले तो उसकी तेज गति के कारण यू शियाओली उसे साफ साफ नहीं देख पाया। जब वह जमीन पर उतरा, तभी उसकी बैंगनी आकृति दिखाई दी। बैंगनी आकृति को देखकर यू शियाओली का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। आत्मा भक्षक। ये सच है कि लंबे समय तक खोज करने के बाद आप अंततः उसे बिना किसी प्रयास के पा सकते हैं। ये सफ़ेद बाघ और भेड़ियों के बीच की लड़ाई होनी चाहिए थी, जिसने आत्मा भक्षक को आकर्षित किया, जो भक्षण करना पसंद करता था। यदि वह अकेले लड़ता है तो न तो विशाल सफ़ेद बाघ को हरा सकता है और न ही भूरे भेड़ियों के समूह का मुकाबला कर सकता है। इसलिए सोल ईटर ने धैर्य रखा और तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों पक्ष थक नहीं गए। उसके बाद ही वह लाभ उठाने के लिए आगे आया। यह मानवीय बुद्धिमत्ता से कम नहीं है। अपनी आंखों के सामने दुर्लभ सोल ईटर को देखकर यू शियाओली बेहद उत्साहित था और उसका शरीर कोशिश करने के लिए उत्सुक था। इस समय दूसरे मास्टर ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। जियोली, यह आत्मा भक्षक बहुत चालाक है। मुझे डर है कि ये 200 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। भले ही आप इसे पकड़ लें, आप इसे अवशोषित नहीं कर पाएंगे। दूसरे मास्टर, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जियोलाई का दृढ़ उत्तर सुनकर एरिये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने जिद्दी भतीजे की मदद कर रहा था। यू शियाओली, वह व्यक्ति जो दांत पीसकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। दूसरे मास्टर ने हमेशा अपने पोते को बहुत महत्व दिया है, और वह ये भी जानते हैं कि जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, वह हार नहीं मानेंगे। हल्की आह भरते हुए द्वितीय मास्टर ने उन्हें रोकना बंद कर दिया और सभी को गुप्त रूप से उन्हें चारों ओर से घेरने का निर्देश दिया। मरते हुए श्वेत बाघ और सीमित युद्ध शक्ति वाले सोल ईटर अनुभवी रक्षकों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। लड़ाई शीघ्र ही हल हो गई। दूसरे मास्टर यू शियाओली के पास गए और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, शियाओली, मेरा अभी का अनुमान गलत था। मुझे डर है कि आप इस आत्मा भक्षक को अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि यह। दूसरे मास्टर ने एक क्षण रुककर कहा, यह 800 साल पुराना है।